कंजर्वेटिज्म जो है ये हमारे ट्रेडिशंस हमारे कस्टम्स पर ज्यादा फोकस करता है। कंजर्वेटिज्म जो है ये भी एक आइडियोलॉजी है। मैंने जैसे आपको बताया था पॉलिटिकल थ्योरी में जितने भी आपके शब्द हैं जो इज्म से एंड करते हैं, आईएसएम से एंड करते हैं, सबके सब आइडियोलॉजी होते हैं। हमने काफी सारे आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। हमने पिछले क्लास में नेशनलिज्म, उसके पिछले क्लास में फेमिनिज्म के बारे में डिस्कस किया। कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है अभी काफी ज्यादा पॉपुलर है अभी के टाइम अगर आप देखिएगा, क्योंकि जो आपका न्यू राइट आइडियोलॉजी है वो कंजर्वेटिज्म को सपोर्ट करती है। न्यू राइट का क्या मतलब है? अभी जो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे जो मानते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कस्टम है, हमारी संस्कृति है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ये हमें वापस से संस्कृति के काल में ले जाना चाहते हैं, वापस से उन कस्टम्स को, उन ट्रेडिशन को रिवाइव करना चाहते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ठीक होगा अगर एक तरह से देखा जाए तो। कंजर्वेटिज्म ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में अभी पॉपुलर हो रहा है, तमाम पूरे विश्व में आप देखिएगा तो अमेरिका में भी पॉपुलर हो रहा है। और नियो कंजर्वेटिव एक थिंकर है माइकल ऑक्सफोर्ड, वो बहुत फेमस है। उनके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है, माइकल ऑक्सफोर्ड के बारे में। एडमंड बर्क को फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म कहा जाता है, क्योंकि एडमंड बर्क जो आपके पहले ऐसे चिंतक हुए जिन्होंने खुले मंच से कंजर्वेटिज्म के थ्योरी को सपोर्ट किया। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है। कंजर्वेटिज्म एक ऐसा विचारधारा है जो कि स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहता है। स्टेटस को का क्या मतलब होता है? यथा स्थिति, मतलब अभी जो समाज है उसी में वो रहना चाहता है, वो बदलावों को जल्दी स्वीकार नहीं करता। कंजर्वेटिव का ये मानना है कि जो भी समाज में हमारी परंपराएं चल रही हैं या जैसे हमारा सरकार चल रहा है, ये सदियों से चलता हुआ आ रहा है, ये टाइम टेस्टेड है। और अगर हम कुछ इसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे तो जो आपका सोसाइटी है, सोसाइटी में जो स्मूथनेस है वो खत्म हो सकता है, सोसाइटी का ऑर्डर खत्म हो सकता है। इसीलिए एडमंड बर्क जो है वो कोई भी रेडिकल चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। एडमंड बर्क हमेशा कहते हैं कि ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए सोसाइटी में। तो कंजर्वेटिव्स जो हैं वो स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं और ग्रेजुअल चेंज लाना चाहते हैं अपने समाज में। एडमंड बर्क ने कहा था कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक पागलपन है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को बिल्कुल भी एडमंड बर्क ने सपोर्ट नहीं किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था आपका 1789 में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन पर बुक लिखा था एडमंड बर्क ने, कहा था कि एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन से एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने की कोशिश की गई और समाज उस बदलाव के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए आप देखिएगा तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन सक्सेस नहीं हो पाया। बाद में नेपोलियन बोनापार्ट वहां का डिक्टेटर बन गया, उससे पहले मैक्समिलियन रोबेस्फेयर जो है वहां का डिक्टेटर बन गया, राइट। नमस्ते शांत, नमस्ते। तो कंजर्वेटिज्म यही मानता है कि जो बदलाव हैं धीरे 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 समाज में होने चाहिए। कंजर्वेटिज्म जो है प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करता है। हमने देखा मार्क्सिज्म प्रॉपर्टी को समाप्त करने का बात करता है, सोशलिज्म भी उतने हद तक प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन कंजर्वेटिव बिल्कुल भी प्रॉपर्टी को जो है नकारते नहीं, वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगा वो सही से समाज में बिहेव करेगा। जिस व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगा वो कभी भी रेडिकल चेंज लाने की कोशिश नहीं करेगा, हमेशा धीरे धीरे आपको ग्रेजुअल चेंज लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं रेडिकल चेंज को फेवर करूंगा तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से छिन सकती है। तो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी को भी सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ कंजर्वेटिव जो हैं वो हायरार्की को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि हायरार्की होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सोसाइटी में। अगर हायरार्की नहीं होगा तो ऑर्डर नहीं हो पाएगा, राइट। तो हायरार्की एंड ऑर्डर दे बोथ आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। अगर हायरार्की नहीं होगी, अगर आज हम अपने माता पिता को अपने से बड़ा मानना छोड़ दें, अपने सगे संबंधियों को, रिलेटिव्स को अपने से बड़ा मानना छोड़ दें, उनकी बात ना माने, आज्ञा ना माने, तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो एक हायरार्की तो जरूर होना चाहिए जिससे आपका समाज में ऑर्डर बरकरार रहे। तो हायरार्की को, प्रॉपर्टी को, ये दोनों को ये सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ ये सपोर्ट करते हैं ऑर्गेनिसिज्म को।
ऑर्गेनिसिज्म का क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिसिज्म जो है ये कॉन्सेप्ट है अरिस्टोटल से लिया हुआ। ऑर्गेनिसिज्म का मतलब होता है कि जो आपके मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं समाज में, जो इंडिविजुअल्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। जो एक समाज है, जो सोसाइटी एक ह्यूमन बॉडी के जैसा है, और जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, वह अंगों के समान हैं। जब हम अपने बॉडी में से, मतलब जब हम अपने सोसाइटी में से किसी भी इंडिविजुअल को निकाल फेंकेंगे, जैसे हम अपने शरीर के किसी भी अंग को निकाल फेंकते हैं, तो शरीर के अंग का कोई महत्व नहीं रहता। जब मैं अपने उंगली को अपने शरीर से अलग कर दूंगा तो मेरी उंगली किसी काम की नहीं होगी। द फिंगर विल हैव नो यूज एट ऑल, right? So same thing is there. If there is society, society is like the human body, and individuals are the part of the human body. And when the individuals are within the society, they have a meaning. And when they are detached from the society, when they go away from the society, they have no meaning at all. तो ऑर्गेनिज्म का यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपका सोसाइटी होता है वह एक बॉडी के जैसा है, और जितने भी लोग हैं उसके ऑर्गन के जैसे हैं, उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट के जैसे हैं। और उनका महत्व तभी होगा जब वह बॉडी पार्ट में लगे होंगे। बॉडी पार्ट से बाहर निकलने के बाद उनका महत्व नहीं होगा। साथ ही साथ ये जो कंजर्वेटिव्स हैं, कंजर्वेटिव्स जितने भी आपके जो पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं, टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अगर हम कहें तो एरिस्टोटल भी एक तरह से कंजर्वेटिव थ्योरी हमें दिखाते हैं, क्योंकि अगर आप एरिस्टोटल का प्रॉपर्टी और फैमिली का अगर थ्योरी पढ़िएगा तो एरिस्टोटल ने भी प्रॉपर्टी और फैमिली को, दोनों को सपोर्ट किया था। प्लेटो ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया कि जो आपके सोल्जर क्लास होंगे और जो आपका फिलोसफर क्लास होगा, मतलब जो रूलर क्लास होगा और जो सोल्जर क्लास होगा। आप सबको पता होगा कि प्लेटो ने समाज को 3 हिस्सों में बांटने की बात की थी। प्लेटो ने कहा था कि जो बहुत दिमाग से तेज होगा, जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, विजडम होगा, वो रूलर बनेगा, फिलोसफर किंग या फिलोसफर क्वीन, राइट? जिसके पास ज्यादा ब्रेवरी होगा, जो ज्यादा एक तरह से अंदर से करेजियस होगा, साहसी होगा, वह सोल्जर बनेगा। और जो ज्यादा लोग उत्पादन के तरफ जाएंगे, जिनके अंदर ज्यादा एपेटाइट होगा, उत्पादन करने की भूख, वो जो है प्रोड्यूसर क्लास बनेंगे। और प्लेटो ने अपने कम्युनिज्म के थ्योरी में, प्लेटो का भी साम्यवाद का थ्योरी था, प्लेटो ने अपने साम्यवाद के थ्योरी में कहा कि पहले वाले 2 क्लासेस को फैमिली नहीं रखने देंगे। फिलोसफर किंग को भी फैमिली नहीं रखने देंगे, और जितने भी फिलोसफर्स रहेंगे और सोल्जर्स को भी फैमिली नहीं रखने देंगे। फैमिली इसलिए नहीं रखने देंगे क्योंकि फैमिली के कारण लोग करप्ट हो जाते हैं। अपने फैमिली के लिए जो है वो प्रॉपर्टी को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं, राइट? उन्होंने ये भी कहा था, प्लेटो ने, कि प्रॉपर्टी भी नहीं रखेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी के कारण ही करप्शन होता है। तो फैमिली, प्रॉपर्टी को, इन दोनों को एकदम रिजेक्ट कर दिया था प्लेटो ने। लेकिन एरिस्टोटल ने फैमिली और प्रॉपर्टी को बड़ा इंपॉर्टेंट समझा। एरिस्टोटल ने कहा कि फैमिली होना काफी इंपॉर्टेंट है एक इंडिविजुअल लाइफ में, क्योंकि फैमिली जो है एक इंडिविजुअल का ठीक ढंग से ख्याल रख पाती है। और जिसके पास प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी वाला व्यक्ति समाज में ठीक ढंग से लॉ एंड ऑर्डर में रहता है। जिसके पास कुछ नहीं रहेगा, जो फकीर रहेगा, वो कुछ भी कर सकता है। जानते हैं ना, जो बिना आगे नाथ ना पीछे पगहा वाला जिसका हाल होता है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो सबसे खतरनाक व्यक्ति होता है, राइट? सो द सेम थिंग द एरिस्टोटल वाज ट्राइंग टू से। तो एरिस्टोटल में भी आप कंजर्वेटिज्म के गुण देख सकते हैं। और इनफैक्ट एडमंड बर्ग जो है एरिस्टोटल से काफी ज्यादा प्रभावित थे जब वह कंजर्वेटिज्म की थ्योरी दे रहे थे। तो हम लोग फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म तो एडमंड बर्ग को ही कहते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी आपको एरिस्टोटल में भी देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। जब एरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग, और जो थ्योरी ऑफ आपका सोल्जर है, मतलब थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म गिवन बाय द प्लेटो, कम्युनिज्म का थ्योरी जो प्लेटो दिए थे, उनको जब क्रिटिसाइज करते हैं एरिस्टोटल, तो वहां पे आपको कंजर्वेटिज्म के काफी सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो जो कंजर्वेटिव होते हैं, फैमिली को सपोर्ट करते हैं। कंजर्वेटिव का मानना है कि फैमिली होने से, जिसके पास फैमिली रहता है वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सोसाइटी में कोई क्राइम नहीं करता और सोसाइटी में सही ढंग से रहता है। जिसका कोई परिवार नहीं रहता, वो कुछ भी कर देता है समाज में, राइट? लेकिन जो परिवार, जो जो आपका परिवार वाला व्यक्ति होता है, उसके कंधे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो सोच समझ के डिसीजन लेता है, वो ज्यादा लॉजिकल होता है, राइट? साथ ही साथ कंजर्वेटिज्म मानता है ह्यूमन इम्परफेक्शन में।
ह्यूमन इम्परफेक्शन का क्या मतलब है कि कोई भी इंसान है ना, सभी गलतियां कर सकते हैं। कोई भी इंसान इनफैलेबल नहीं है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कि जो परफेक्ट डिसीजन लेगा। तो अगर आप किसी इंसान के स्टेट के एक्सपेंशन, सर कंजर्वेटिज्म स्टेट के एक्सपेंशन को भी सपोर्ट करते हैं? नहीं, स्टेट के एक्सपेंशन पर इनका कुछ ऐसा तो नहीं है, एडमंड ने ऐसा कभी कुछ कहा नहीं है स्टेट के एक्सपेंशन के बारे में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये स्टेट के एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से आप एरिस्टोटल और कौटिल्य से कंफ्यूज हो रही हैं भारती। मैंने कई बार बताया है, लाइक आपको वो दिमाग में आ रहा होगा। मैंने बोला है ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। तो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या होता है कि एक स्टेट ऑर्गेनिज्म के जैसा होता है, और एक स्टेट जब तक ग्रो नहीं करते रहेगा तब तक वह पेरिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब वो पूरी तरह से उसका अंत हो जाएगा। तो एक स्टेट का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। ये अरिस्टोटल ने दिया था, कौटिल्य भी इसको सपोर्ट करते हैं। मेरे ख्याल से ऑर्गेनिसिज्म वर्ड को और इसको आप गलती से कोरिलेट कर ले रही हैं। हाँ, ये दोनों अलग अलग थ्योरी है, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट और ऑर्गेनिसिज्म, ये अलग अलग चीजें हैं। मेरे ख्याल से आप दोनों मिक्स कर ले रही हैं, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रहा है, राइट। ऑर्गेनिसिज्म का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपका सोसाइटी है वो ह्यूमन बॉडी के जैसा है, और जो इंडिविजुअल है वो बॉडी पार्ट के जैसा है। तो जब तक इंडिविजुअल सोसाइटी में होंगे तब तक उनका महत्व होगा। जैसे जब तक बॉडी पार्ट शरीर का पार्ट होता है तब तक इसका महत्व होता है। किसी भी बॉडी पार्ट को अगर हम लोग बॉडी से निकाल फेंकेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं होगा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा। द सेम थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, राइट। तो वो जो आप सोच रही हैं वो अलग चीज है। मेरे ख्याल से आप दोनों में कंफ्यूज हो गए। आई होप क्लियर हो गया, अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ह्यूमन इम्परफेक्शन का थ्योरी क्या कहता है कि कोई भी इंसान है ना परफेक्ट नहीं होता, सब में गलतियां होती हैं। अगर आप किसी एक इंसान की बात माने और आप चल गए क्रांति करने कि अरे ये इंसान ठीक बोल रहा है, चलो क्रांति कर देते हैं, तो उस क्रांति से जो आपका कॉन्सिक्वेंस आने वाला है सोसाइटी में, वो कॉन्सिक्वेंस बड़ा भयानक हो सकता है, वो कॉन्सिक्वेंस बड़ा खराब हो सकता है। क्योंकि एक इंसान गलतियां कर सकता है, लेकिन ये जो ट्रेडिशन है, ये जो कस्टम है, जो संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, क्या किसी एक इंसान ने बनाया? तो जवाब है नहीं। ये संस्कृति परंपराएं लाखों करोड़ों लोगों ने साल दर साल इस चीज को बनाया है। ईयर आफ्टर ईयर ये परंपराएं, ये कस्टम, ये ट्रेडिशन, ये रहने का तरीका हमारा डेवलप हुआ है। इसीलिए ये किसी एक इंसान का रीजनिंग, एक इंसान के लॉजिक का देन नहीं है, एक इंसान के रीजनिंग का ये कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है। ये आपका पूरे के पूरे सोसाइटी, लाखों करोड़ों लोगों के विजडम का देन है। तो इसीलिए एक इंसान गलती कर सकता है, ह्यूमंस जो होते हैं इम्परफेक्ट होते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं, उनके लॉजिकल रीजनिंग में, उनके तर्कों में गलती हो सकती है, लेकिन कस्टम ट्रेडिशन कभी गलत नहीं हो सकता। क्योंकि कस्टम ट्रेडिशन को भगवान ने हमें दिया है, भगवान ने दिया, ये भी ये कहते हैं। और धीरे धीरे इन कस्टम ट्रेडिशन को हमने आगे बढ़ाया है, करोड़ों लोगों ने साल दर साल करके इन कस्टम ट्रेडिशन को रिजिड बनाया है, इन कस्टम ट्रेडिशन को ठीक ढंग से इवॉल्व कराया है। इसीलिए कस्टम ट्रेडिशन को ज्यादा महत्व देते हैं, ध्यान में रखिएगा, और ह्यूमन बींग्स को इम्परफेक्ट मानते हैं, ओके। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको ट्रेडिशन का बात किया, ट्रेडिशन का इनका मानना है कि ट्रेडिशन इज द रिजल्ट ऑफ द विजडम ऑफ द मेनी पीपल, राइट, एंड ट्रेडिशन इज गॉड गिवन। मतलब भगवान ने हमें परंपराएं दी हैं, और इसीलिए इनका परंपराओं पर काफी ज्यादा विश्वास है। अब ये कंजर्वेटिज्म का थ्योरी हम आज क्यों पढ़ रहे हैं, 2023 में इसका क्या आपका उपयोग है, इसको सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, तब जाकर हम चीजों को देखेंगे आगे, ओके। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बता दे रहा हूँ। आज भी आपको इंडिया में बहुत सारे लोग कंजर्वेटिव देखने को मिलेंगे। आज भी इंडिया में लोग जो हैं फैमिली को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं, रिलीजन को सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। आपको मोस्ट ऑफ द लोग जो मिलेंगे रिलीजियस मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं हिंदुस्तान में जो कि आपको नास्तिक देखने को मिलेंगे, क्योंकि दुनिया भर में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है। नहीं, वो तो अलग रीजन है कि दुनिया भर में कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन द यूरोपियन कंट्रीज आर नॉट कंजर्वेटिव। ये 2023 में इसलिए कंजर्वेटिज्म का ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। या फिर अभी आप अगर बात करें 21st सेंचुरी में, हाँ ट्रम्प मोदी आप कह सकते हैं, दैट कैन बी वन रीजन, दैट कैन बी वन एक्सप्लेनेशन, राइट। बट
मेन रीजन, हाँ वो तो बात ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मेन रीजन इसका क्या हुआ कि लिबरलिज्म की थ्योरी आई। लिबरलिज्म के थ्योरी ने स्वतंत्रता के बारे में बात किया, उदारवाद की थ्योरी ने लिबर्टी के बारे में बात किया। लोगों को इतनी लिबर्टी देने की बात की कि लोग जो हैं धीरे धीरे फैमिली का महत्व भूल गए, लोग जो हैं रिलीजन से दूर हो गए, लोग जो हैं ट्रेडिशंस को भूलने लगे। और ये आपको अमेरिका में देखे जाने लगा। अमेरिकन लोग जो हैं इतना ज्यादा फ्रीडम का मांग करने लगे कि अमेरिकन लोग जो है फैमिली से बिल्कुल पूरी तरह से टूट गए। फैमिली का ज्यादा महत्व नहीं रहा अमेरिका में, रिलीजन का ज्यादा महत्व नहीं रहा। धीरे धीरे लोग जो है अथिष्ट होते जा रहे हैं, नास्तिक होते जा रहे हैं। अब जब लोग फैमिली से टूटते जाएंगे, जब लोग रिलीजन से टूटते जाएंगे, तो ये जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी में डिसऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि फैमिली और रिलीजन कहीं ना कहीं सोसाइटी में ऑर्डर क्रिएट करने में मदद करता है। और ये आपका जो है एक चिंताजनक विषय था अमेरिका के लिए मेनली। क्योंकि रोबोट लॉजिक की जो थ्योरी थी वो मार्केट कैपिटलिज्म के बारे में बात करती थी। मैंने आपको पढ़ाया है एफ ए हयाक के बारे में, मिल्टन फ्राइडमैन के बारे में, रोबोट लॉजिक के बारे में। सबने क्या सपोर्ट किया? नियो, जो मैंने नियो लिबरलिज्म आपको पढ़ाया जिसको लिबर्टेरियनिज्म भी कहते हैं। तो उसमें यही कहा गया कि भाई जो मार्केट है, मार्केट चीजों को देख लेगा। तो मार्केट में पूरी तरह से फ्रीडम की बात की गई। तो इकोनॉमिक फ्रीडम देने का मतलब तो ये नहीं होता ना कि इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आप पूरे तरह से कल्चर को ही वॉश आउट कर दें। कल्चरल फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता है कि आप धर्म छोड़ दें, आप फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है उसको ना माने। ये कल्चरल फ्रीडम का मतलब नहीं होता है। लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ साथ लोगों ने कल्चरल फ्रीडम की भी मांग की। अब जब लोगों ने कल्चरल फ्रीडम की मांग की तो लोग जो है अलग होने लगे। फैमिली से, रिलीजन से प्रॉब्लम हो गया अमेरिका में। आज भी आप देखिएगा तो डिवोर्स रेट जो है अमेरिका में काफी ज्यादा है, शादियां जो है काफी जल्दी टूट जाती हैं। तो ये सब समस्याओं के कारण एक नया थ्योरी आया जिसको कहते हैं नियो कंजर्वेटिज्म। राइट। नियो कंजर्वेटिज्म जो थ्योरी है ये माइकल ऑक्सशॉट ने दिया। माइकल ऑक्सशॉट जो है ये कहते हैं कि आप देखिए इकोनॉमिक डायमेंशन में फ्रीडम को सीख कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि इकोनॉमिक डायमेंशन में आप जो चाहें वो बेच सकते हैं, आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं। राइट। जो मैं आपको बता रहा था कि जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है उस पर आपका जो है अधिकार हो, कि आप प्रोड्यूस करना है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक दो लोग आज नए ज्वाइन किए हैं, आप लोग थोड़ा नियो लिबरलिज्म देख लीजिएगा। ये नियो लिबरलिज्म का पॉइंट है जो कि मैं यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो नियो लिबरलिज्म का थ्योरी जो है नॉजिक ने दिया था, एफ ए हयाक ने दिया था, मिल्टन फ्राइडमैन ने दिया था। नियो लिबरलिज्म का थ्योरी कहता है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है इंडिविजुअल का, उसमें कम से कम गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को मैक्सिमम फ्रीडम देना चाहिए किसी भी व्यक्ति, किसी भी इंडिविजुअल के इकोनॉमिक डायमेंशन में। तो गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल पूरी तरह से इकोनॉमिक फ्रीडम दे दिया। अब वही इकोनॉमिक फ्रीडम को बेस बनाकर लोगों ने कल्चरल फ्रीडम ले लिया। अब लोग जो है ये सब जितने भी आपके कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है सबसे टूटते चले गए। ये दिक्कत की बात हो गई। तो नियो कंजर्वेटिज्म ने ये दोनों को जोड़ने की जो है कोशिश की। नियो कंजर्वेटिज्म कहता है कि भाई आप इकोनॉमिक डायमेंशन में लीजिए फ्रीडम, कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट ही चीजों को कंट्रोल करेगा, कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, सब मार्केट डिसाइड करेगा। वो चीज हम मानते हैं। लेकिन आप फ्रीडम के नाम पे कल्चरल को पूरी तरह से आप वाइप आउट कर दें, कल्चर को आप पूरी तरह से खत्म कर दें, ये हमें मंजूर नहीं है। कल्चर को हमें मानना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी को हमें मानना पड़ेगा। क्योंकि अमेरिका में लेजिटिमेसी क्राइसिस भी आपको जो है देखने को मिला, लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस जिसको कहा जाता है। अमेरिका में लोगों ने अथॉरिटी को कम महत्व देना शुरू कर दिया। राइट। तो अथॉरिटी को दोबारा से पावर गेन करना था, इसके लिए भी न्यू कंजर्वेटिज्म आया। क्योंकि अथॉरिटी चाहती थी कि हम पावरफुल बने। लेकिन 1990s में धीरे धीरे अथॉरिटी कमजोर होते जा रही थी। बाद में जब 9/11 का हमला हुआ तो अथॉरिटी जो है ज्यादा मजबूत बनी अमेरिका में। क्योंकि लोगों ने देखा कि एक मजबूत अथॉरिटी का रहना कितना जरूरी है। अगर एक मजबूत गवर्नमेंट नहीं होगा तो हम सुरक्षित नहीं है। लोगों ने फिर फैमिली को
लोगों ने रिलीजन को भी थोड़ा थोड़ा महत्व देना शुरू किया उस टाइम के बाद से, लेकिन अभी भी चीजें नहीं सुधरी हैं। तो नियो कंजर्वेटिज्म जो है एक नई थ्योरी है जो कहता है कि आपको फ्रीडम पूरी तरह से मिलना चाहिए अपने इकोनॉमिक डायमेंशन में, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम के नाम पर आप अपने धर्म को जो है उससे कट जाएं, आप अपने जो है फैमिली से कट जाएं, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये न्यू कंजर्वेटिज्म की थ्योरी है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यही कंजर्वेटिज्म में हम लोगों को पढ़ना है। इससे मेनली आपको बुक से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और कॉन्सेप्ट से भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला इसका कोर थीम्स को हम देखेंगे। ये हम एंड्रो हेउड बुक से लिए हैं, ये सब जितना भी नोट्स है उसका समरी है, राइट। तो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन मतलब हमारी परंपराएं। तो जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन और रिलीजियस फेथ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कंजर्वेटिव। कहते हैं कि ट्रेडिशन को भगवान ने हमें दिया है और हमें ट्रेडिशन को जो है मानना चाहिए। जो ट्रेडिशन है एक्यूमुलेटेड विजडम है, सालों से बहुत लोगों ने इस पर अपने विचार दिए तब जाके ट्रेडिशन बना। ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति ने एक ट्रेडिशन को बता दिया, नहीं, काफी लोगों का योगदान है ट्रेडिशन को बनने में, कोई एक व्यक्ति का देन नहीं है ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन है हमारे जनरेशन के आइडेंटिटी को जो है वो फिगर आउट करता है, हमारे आइडेंटिटी को मेंटेन करने की कोशिश करता है। आप अपने आइडेंटिटी को कैसे बता पाते हैं? अपने ट्रेडिशन के कारण। झारखंडी हैं, बंगाली हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कैसे बता पाते हैं? अपने ट्रेडिशन के कारण। अगर आपका ट्रेडिशन नहीं होगा तो आप अपने आइडेंटिटी को लूज कर देंगे, तो आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाएगा। तो आइडेंटिटी के मेंटेनेंस में भी ट्रेडिशन आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है। ट्रेडिशन के कारण आपको सोशल कोहेजन देखने को मिलता है। बंगाली ट्रेडिशन के लोग या जो उड़िया ट्रेडिशन के लोग हैं आपस में एक साथ सॉलिडारिटी को फील करते हैं, यूनिटी को फील करते हैं, क्योंकि सेम ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। तो सेम ट्रेडिशन के लोग जो हैं उनके बीच में सोशल कोहेजन होता है, आपस में लोग एकता फील करते हैं। तो जो आपका ट्रेडिशन है यूनिटी में भी हमें हेल्प करता है, राइट। और ट्रेडिशन के कारण आपको स्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है सोसाइटी में, क्योंकि ट्रेडिशन हमेशा आपको सुख चैन से रहना सिखाता है। ट्रेडिशन जो है हमेशा आपको एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने सिखाता है किसी भी सोसाइटी में, जिससे हमारा सोसाइटी है ठीक ढंग से फंक्शन कर पाता है। तो ये आपका है ट्रेडिशन का रोल रहा जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं। मैंने आपको सब चीजें बता दी हैं। ह्यूमन इम्परफेक्शन, ये लोग मानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स में गलतियां आपको देखने को मिलेंगी। इसीलिए एक ह्यूमन बींग के आइडिया पर कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और एक ह्यूमन बींग के आइडिया पर तो रेवोल्यूशन कभी नहीं करना चाहिए। एक बड़ा चेंज कभी भी सोसाइटी में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वो बड़ा चेंज में भी लेने के देने पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। तो ह्यूमन परफेक्शन में इनका मानना है कि ह्यूमन बींग्स के पास लिमिटेड रेशनैलिटी है, उनके पास पूरी तरह से रेशनैलिटी नहीं है। दूसरी बात है कि ह्यूमन बींग जो है वो इनफेलेबल नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि ह्यूमन बींग परफेक्ट है, ह्यूमन बींग गलतियां कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ट्रेडिशंस की बात करें, कस्टम्स की बात करें, तो ट्रेडिशन कस्टम्स में गलतियां नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिशन कस्टम्स जो है सालों से फॉलो किया जा रहा है। और ट्रेडिशन कस्टम में जो गलतियां होती हैं उसको निकाल दिया जाता है, और जो आपका सही ट्रेडिशन कस्टम होता है उसको आगे लोग लेकर बढ़ते हैं, राइट। उसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड और ग्रीडी भी होता है। तो इसीलिए ह्यूमन बीइंग को जो है उतना ज्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ओके। और ह्यूमन बीइंग जो है देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग गलतियां कर सकता है, इसीलिए हमें चेंज को ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वो चेंज को सपोर्ट नहीं करते, रेजिस्टेंट है चेंज के टुवर्ड्स में, राइट। वो स्टेटस को सपोर्ट करते हैं, यथा स्थिति को, अभी की जो करंट सिचुएशन है इस सिचुएशन को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, मैंने काफी डिटेल में लिख दिया है चीजों को। कोर थीम्स याद रखना है, स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आ सकता है। तो कंजर्वेटिज्म किस चीज पर बिलीव करता है? ट्रेडिशन पर बिलीव करता है, ह्यूमन इम्परफेक्शन पर बिलीव करता है, प्रॉपर्टी पर बिलीव करता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है इंसेंटिव और प्रोडक्टिविटी का काम करता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मार्क्सिज्म की सबसे बड़ी कमी क्या है? मार्क्सिज्म की सबसे बड़ी कमी है कि आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी जरूरत है, तो आप काम क्यों करेंगे? आपको पता है कि अगर मैं 1 लाख का भी काम करूंगा दो देंगे मुझे 10 ही हजार रुपए, जितनी की मुझे जरूरत है। और कोई अगर 5 हजार का भी काम करेगा और अगर उसको 10 हजार की जरूरत है तो उसको 10 हजार मिल जाएगा एक मार्क्सियन सोसाइटी में।
है ना। जब हम लोग मार्क्सिज्म डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था, मार्क्सिज्म का एक जो कोटेशन है कि सबको अपने नीड के हिसाब से मिलना चाहिए, ना कि एबिलिटी के हिसाब से मिलना चाहिए। तो उसी से आपका प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गया था मार्क्सियन सोसाइटी में। आप देखिएगा तो यूएसएसआर का डाउनफॉल, या चाइना में गरीबी, जब डेंग शॉपिंग नहीं आया था, जब माओ सितुंग की सरकार थी, तो कितना चाइना गरीब था, हमसे काफी गरीब था, इसी के कारण। तो एडमंड बर्क कहते हैं कि प्रॉपर्टी होना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर्टी होता है उसके पास ओनरशिप की फीलिंग आती है, वो रीजनेबल होता है, वो लॉजिकल होता है, और जो प्रॉपर्टी जमा करता है वो इतना रैशनल जरूर होता है कि वो ठीक डिसीजन लेगा एक सोसाइटी में। प्लस में प्रॉपर्टी होने से आपका इंसेंटिव और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बढ़ता है। अगर मुझे पता होगा कि मैं ज्यादा काम करूंगा, अगर मैं ज्यादा प्रोडक्टिव होऊंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा, तो मैं ज्यादा काम करूंगा। अगर मुझे ये पता चले कि मैं कितना भी काम कर लूं मुझे मिलना उतना ही है जितना सरकार डिसाइड करने वाली है, तो मैं काम नहीं करूंगा, जैसे कि एक मार्क्सियन सोसाइटी में होता है। आई होप क्लियर हो गया। तो प्रॉपर्टी जो है आपका स्टेबलाइजिंग फोर्स के जैसा होता है। प्रॉपर्टी जो है उससे लोग अटैच्ड होते हैं। आप अपने गांव के जमीन से कितना ज्यादा अटैच्ड हैं, आप सोचिए इसके बारे में। तो प्रॉपर्टी से लोगों का इमोशन जुड़ा होता है, और जो लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है प्रॉपर्टी से, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बहुत बड़ा बदलाव किसी सोसाइटी में आए। तो कंजर्वेटिज्म का सबसे मेन लक्ष्य है स्टेटस को मेंटेन करना, जो अभी चल रहा है समाज उसी तरह से चलता जाए। और अगर बदलाव भी है समाज में, तो बदलाव भी धीरे धीरे ग्रेजुअल चेंज हो, कोई भी रेवोल्यूशनरी चेंज ना हो। आई होप आपको क्लियर हो गया। प्लस में कंजर्वेटिज्म से आपको फ्रीडम भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि फ्रीडम नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव जो है वो लिमिटेड गवर्नमेंट के रूल को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कंजर्वेटिव्स को पता है कि अगर सरकार के पास ज्यादा पावर होगी तो सरकार हमारी प्रॉपर्टी छीन सकती है। तो इसीलिए कंजर्वेटिज्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट करते हैं। इन सभी चीजों को कंजर्वेटिज्म सपोर्ट करते हैं। और एडमंड बर्क सभी चीजों को सपोर्ट करते थे। एडमंड बर्क ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन का सपोर्ट किया। ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो 1688 में हुआ था, जिससे आपका मोनार्क, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मोनार्की बन गया था ब्रिटेन। पहले ब्रिटेन पूरी तरह से मोनार्की हुआ करता था, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन जब 1688 का हुआ तो ब्रिटेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। तो जब ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना 1688 के ग्लोरियस रेवोल्यूशन से, वो काफी पीसफुल रेवोल्यूशन था, ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से उसको जाना जाता है। और उसमें थोड़े बदलाव हुए, एक ही बार में कोई बड़ी क्रांति नहीं कर दी गई फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैसा। तो इसीलिए एडमंड बर्ग कहते हैं कि हमें ग्लोरियस रेवोल्यूशन के जैसा बदलाव लाना चाहिए, ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के जैसा बदलाव लाना चाहिए। तो ये बिल्कुल दिमाग में मत सोचिएगा कि जो आपका कंजर्वेटिज्म है वो डेमोक्रेसी को नहीं सपोर्ट करेगा। बिल्कुल डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल लिमिटेड गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा, बिल्कुल आपके फ्रीडम्स को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन फ्रीडम का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने परिवार से नाता तोड़ दें, आप धर्म को मान जो है अस्वीकार कर दें, इसका मतलब फ्रीडम नहीं होता। कंजर्वेटिज्म मानते हैं कंजर्वेटिव कि आपको अपने जितने भी ट्रेडिशन है, कस्टम है, उसको फॉलो जरूर से जरूर करना चाहिए, राइट। अब हायरार्की एंड अथॉरिटी, मैंने इसके बारे में भी आपको बता दिया। ये हायरार्की और अथॉरिटी इन दोनों को भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हायरार्की और अथॉरिटी से जो है आपका स्टेबिलिटी और ऑर्डर आता है किसी भी कम्युनिटी में, और एनार्की से बचता है कोई भी कम्युनिटी। तो इसीलिए हायरार्की और अथॉरिटी जो है रहना काफी जरूरी है हमारे यहाँ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ट्रेडिशन के बारे में पढ़ा, मेन फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है यूजीसी नेट में। सबसे पहले ट्रेडिशन पढ़ा, ह्यूमन इम्परफेक्शन के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, हायरार्की एंड अथॉरिटी के बारे में पढ़ा, राइट। ऑर्गेनिक सोसाइटी के बारे में पढ़ा, जिसको कि मैंने ऑर्गेनिसिज्म लिख के पहले स्लाइड में आपको बताया था कि जो सोसाइटी होती है वो नेचुरली डेवलप होती है, और जो सोसाइटी होती है ये एक ह्यूमन बॉडी के जैसा होती है, और हम जो इंडिविजुअल्स हैं हम इसके बॉडी पार्ट के जैसे होते हैं। जब तक बॉडी पार्ट बॉडी में लगा हुआ है तब तक बॉडी पार्ट का इंपॉर्टेंस है। जिस दिन बॉडी पार्ट बॉडी से अलग हो गया उस दिन बॉडी पार्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो इसी को ऑर्गेनिक सोसाइटी कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए। सबको समझ में आ गया? कोई मेरे को बताइए हम क्या क्या बताएं।
व्हाट वेर द फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिज्म? मैंने कौन कौन से फीचर बताए? पहले अगर कोई पूछेगा कंजर्वेटिज्म क्या होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? कोई बताइए, क्योंकि ये टॉपिक मेरे ख्याल से आपने ग्रेजुएशन ये सब में नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। इम्पोर्टेंस टू फैमिली, हाँ, वैल्यू और ट्रेडिशन के बेस्ड पर होता है। व्हाट इज कंजर्वेटिज्म अगर कोई पूछे तो, कंजर्वेटिज्म इज एन आइडियोलॉजी विच सपोर्ट्स द स्टेटस को इन द सोसाइटी, राइट? हाँ, सपोर्ट्स रूल्स रेगुलेशन इस, हाँ, स्टेटस को। हाँ, करेक्ट आंसर। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, राइट? अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म के बारे में, और उसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म है, दूसरे अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म है, और तीसरा लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म है। ये काफी खास है तीसरा वाला। तो जो आपके ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म, स्टेटस को की जगह पे ग्रेजुअल चेंज अप्रोप्रिएट वर्ड, नहीं, स्टेटस को ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है। अगर कोई आपसे काउंटर क्वेश्चन करे कि क्या वो बिल्कुल चेंज नहीं चाहते, तो आप बोलेंगे कि नहीं, चेंज चाहते हैं बट ग्रेजुअल चेंज चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम वह स्टेटस को मेंटेन करके रखना चाहते हैं, राइट भारती? करेक्ट आंसर कानू आपका। हाँ, कोर थीम अथॉरिटी, प्रॉपर्टी, ह्यूमन इम्परफेक्शन, ट्रेडिशन, राइट? परफेक्ट। अब ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म और लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, इसके बारे में देखते हैं। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्रिश्चियन डेमोक्रेसी कहते हैं, सोशल फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है, आगे में हम लोग देखेंगे, ओके? तो आपका जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म है, ये आपको कहता है कि जितने भी आपके पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं वो आपको प्रोटेक्ट करके रखने हैं। पुराने इंस्टीट्यूशन मतलब क्या? मैरिज, मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, सिविल सोसाइटी एक बहुत पुराने जमाने से चलता एक इंस्टीट्यूशन है, पार्लियामेंट जो है वो काफी पुराने जमाने से आपका इंग्लैंड में चलता हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, पंचायती राज हमारे इंडिया में काफी पुराने जमाने से चलता हुआ एक इंस्टीट्यूशन है, कस्टम्स काफी सारे हैं हमारे यहाँ, काफी सारे वैल्यूज हैं। तो जो ट्रेडिशनल जो कंजर्वेटिज्म है कहता है कि जितने भी पुराने इंस्टीट्यूशन हैं, कस्टम्स हैं, वैल्यूज हैं, सबको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, और हमें धीरे धीरे उसमें इंक्रीमेंटल चेंज लाना चाहिए। धीरे धीरे, अगर अगर सोसाइटी चेंज कर रहा है, फ्यूचर में हम लोग जा रहे हैं, तो उसमें धीरे धीरे बदलाव लाते जाइए, लेकिन पूरी तरह से चीजों को वाइप आउट करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब यहाँ जो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म है, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म जो है स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के इंपॉर्टेंस में बिलीव करता है। अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म का मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी रहेगी, एक मजबूत सरकार रहेगी, तो वही देश को सही तरीके से चला पाएगी, क्योंकि एक मजबूत सरकार अपने जनता को मजबूती के साथ सुरक्षित रख सकती है। एक मजबूत सरकार जो है मेंटेन कर सकती है सोशल ऑर्डर सोसाइटी में, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस नहीं होगा। क्या अमेरिका में अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म देखने को मिला? जवाब है हाँ। 9/11 के हमले के बाद, 9/11 का हमला कब हुआ था? तो अमेरिका में ये लोग पहले मंथ लिखते हैं, उसके बाद ये लोग डेट लिखते हैं, क्योंकि मैं जब अमेरिका में पढ़ाना शुरू किया था ना, तो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था इससे। तो जब मैं 9/11 कहता हूँ ना, तो 9/11 का मतलब कि 11 सितंबर है, राइट? 11 सितंबर को जो हमला हुआ था आपका, दैट इज 9/11। हाँ, अलकायदा, ओसामा बिन लादेन, राइट? तो 9/11 के हमले के बाद जो आपका जॉर्ज बुश जूनियर का गवर्नमेंट आया, वो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म पर बेस्ड था, राइट? वो मानता था कि स्ट्रांग अगर गवर्नमेंट होगा तभी हम लोग टेररिज्म से फाइट कर पाएंगे। तो जो आपका स्ट्रांग गवर्नमेंट पास्ट में होते थे राजा महाराजा के, उसी तरह से उसने गवर्नमेंट चलाया, जॉर्ज बुश जूनियर ने। तो अथॉरिटेरियन कंजर्विस्ट जो है हम उसको कहते हैं, वो आपका कंजर्वेटिव था, वो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव को सपोर्ट करता था, मतलब ये थ्योरी को, राइट? आई होप आपको क्लियर हो गया। अब लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, वार और टेरर इंड्यूरिंग फ्रीडम नाम का ऑपरेशन चलाया था, राइट, अफगानिस्तान में।
ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम भी था, राइट। मैं आपको आईआर में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा रखा हूँ, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन चलाए गए हैं। अब यहाँ पे लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म जो है ये आपका ब्लेंड है दो चीज़ों का। ये आपका ब्लेंड है सबसे पहले रोबोट नॉजिक के थ्योरी का, जिसको हम जो है लिबरलिज्म कहते हैं, एफे हयाक के थ्योरी का, ये दोनों के थ्योरी का, एफे हयाक के थ्योरी का, और प्लस में जितने भी ट्रेडिशंस हैं उन दोनों का, राइट। तो यहाँ पे आपका कंजर्वेटिव वैल्यू को भी हमें प्रोटेक्ट करना है और लिमिटेड गवर्नमेंट को भी हमें साथ में लेकर आना है। और यही चीज आपका मिस हो रहा था। एफे हयाक ने अपने थ्योरी को बदला। स्टार्टिंग में एफे हयाक ने अपनी थ्योरी दी नियो लिबरलिज्म की। नियो लिबरलिज्म के थ्योरी में एफए हयाक ने बोला कि लोगों को एकदम फ्रीडम मिलना चाहिए, पूरी तरह से लोगों को स्वतंत्रता और आजादी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है कम से कम इंटरफेयर करे किसी भी इंडिविजुअल के आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ऐसा ही हुआ नियो लिबरलिज्म जब आया। बट वो नियो लिबरलिज्म का जो प्रभाव है, धीरे धीरे इसका स्पिल ओवर इफेक्ट आपको देखने को मिला अलग अलग चीजों में। कल्चर जो है पूरी तरह से आपका लिबर्टी के नाम पर खत्म होते जा रहा था अमेरिका में। लोग धर्म से दूर जा रहे थे, लोग फैमिली से दूर जा रहे थे, लोग फैमिली बनाना नहीं चाहते थे, शादियां नहीं हो रही थी अमेरिका में। और जब ये स्थिति आई तो उस समय में रोबोट नॉजिक और एफए हयाक ने रियलाइज किया कि भाई इकोनॉमिक फ्रीडम देने का मतलब ये नहीं होता कि आप कल्चर का जो है सब खत्म कर दो, समाप्त कर दो। ये नहीं हो सकता। कल्चर को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कल्चर को आपको जो है उसको ठीक ढंग से प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। और इसी को लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। और इसमें आपके कौन आते हैं, इसमें रोबोट नॉजिक और एफए हयाक आते हैं, दोनों थिंकर्स। ओके। तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार रोबोट नॉजिक और एफए हयाक कंजर्वेटिव हैं, तो आप लोग सोचिएगा कि कंजर्वेटिव कैसे है ये लोग, ना नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको तो नियो लिबरल में हम लोग पढ़े थे। ये तो नियो लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म का थिंकर है, तो कंजर्वेटिव कैसे हो जाएगा? तो जवाब है कि कंजर्वेटिव होगा अगर अप्रोप्रिएट आंसर कोई और दिया हुआ हो। अगर ऑप्शन आपको हम चार दे देते हैं, जैसे एक क्रिस्टोल नाम के थिंकर है, आइवरिंग क्रिस्टोर, राइट, वो भी कंजर्वेटिव है, माइकल ऑक्सशॉट है, एडमंड बर्क है, और हम रोबोट नॉजिक लिखते हैं, तब आप रोबोट नॉजिक को आंसर दे सकते हैं। क्योंकि मैंने चार जो ऑप्शन बताए, एडमंड बर्क ऑप्शन बताया, माइकल ऑक्सशॉट बताया, फिर क्रिस्टोल का मैंने नाम लिया, तो ये जो तीन चार थिंकर हैं ये ज्यादा कंजर्वेटिव थिंकर्स हैं। रोबोट नॉजिक जो है वो कम कंजर्वेटिव थिंकर हैं, राइट, ये लिबर्टेरियन कंजर्वेटिव है। तब वहां पे रोबोट नॉजिक आंसर लगा सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ हो, रोबोट नॉजिक दिया हुआ हो, माइकल वाल्जर दिया हुआ हो, एडमंड बर्क दिया हुआ हो, माइकल ऑक्सशॉट दिया हुआ हो, तब माइकल वाल्जर लगाना पड़ेगा, माइकल वाल्जर लगाना पड़ेगा, राइट। माइकल वाल्जर किस थ्योरी से बिलोंग करते हैं? कम्युनिटेरियनिज्म, राइट। तो कम्युनिटेरियनिज्म को आपको टिक लगाना पड़ेगा। उस समय आपको रोबोट नॉजिक को एक कंजर्वेटिव के तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आंसर क्या होना है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये रोबोट नॉजिक और एफए हयाक ये दोनों भी कंजर्वेटिव थिंकर्स हैं, लेकिन इन्होंने कंजर्वेटिव वैल्यूज को थोड़ा कम महत्व दिया और ज्यादा महत्व दिया इंडिविजुअल लिबर्टी को और फ्री मार्केट कैपिटलिज्म को। तो फ्री मार्केट कैपिटलिज्म और इंडिविजुअल जो लिबर्टी है इनके लिए इंपॉर्टेंट है हमेशा से, क्योंकि न्यू लिबरल्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने जितने भी कल्चरल वैल्यूज हैं उनको भी इंपॉर्टेंस दिया है। पूरा पेपर कहाँ मिलेगा, पूरा पेपर का तो नहीं पता, मेरे डीयू के ग्रुप में आया हुआ था एक पेज, तो वहां लिख रहा था कि किसने किसने एग्जाम दिया है, तो मैंने आप लोगों को भेज दिया। अब मुझे मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा तो बोलेंगे दोस्त लोग की फ्री में हमको बैच दो सीवीटी पी इसका, यूजीसी नेट का। तो इसलिए हम जल्दी मैसेज वैसेज करते नहीं है ग्रुप में, वरना फिर बोलेंगे अरे अभिषेक भाई फ्री में हमको भी आईडी पासवर्ड प्रोवाइड कर दो। तो इसीलिए हम डर से करते नहीं है मैसेज। और वो लोग मेन क्लास ज्वाइन करेंगे ना तो मैं अनकंफर्टेबल फील करूंगा, क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं जिनके साथ मैं डीयू में साथ में बेंच पर बैठ के पढ़ा हूँ, साथ में बातचीत हुआ है, तो हम उनका टीचर नहीं बन सकते हैं ना, वो तो दोस्त ही रहेंगे ना मेरे। तो उनके सामने हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, हम भूल जाएंगे पढ़ाना। तो इसीलिए हम उन लोगों को चाहते नहीं कि वो लोग हमारे बैच में आके पढ़े। तो इसलिए हम थोड़ा ग्रुप में कम इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ। तो कंजर्वेटिव वैल्यू भी इन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा।
सबसे इंपॉर्टेंट जो कंजर्वेटिज्म का जो आपका टाइप है वो है पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म मानता है कि आपका जो स्टेट है ये पिता तुल्य है। जैसे पिताजी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, अगर बच्चों को कोई दिक्कत होता है तो आपका जो है फादर सब कुछ कर देते हैं, एजंट इट। अगर कोई बीमार पड़ा तो उसको डॉक्टर पास दिखाना है। अगर किसी की स्कूल की फी नहीं है तो स्कूल का फी भर देना है, सब पिताजी सब काम करते हैं, राइट। तो इसी तरह से जो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म है कहता है कि आपका जो स्टेट है, स्टेट फादर लाइक फिगर है, स्टेट पिता के तुल्य है। और स्टेट जो है वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। अगर किसके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है तो हेल्थ फैसिलिटी देगा, अगर किसी के पास एडुकेशन सर्विस नहीं है तो एडुकेशन सर्विस देगा। सभी चीजें स्टेट करता है। और ट्रेडिशनल वैल्यू भी जो है स्टेट प्रोटेक्ट करके रखता है। तो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म कहता है कि स्टेट को आप पिता के जैसा ट्रीट करें, आप अपने गार्डियन के जैसा ट्रीट करें, क्योंकि स्टेट आपके लिए हर वह काम करता है जो कि आपके गार्डियन, जो कि आपके पिता आपके लिए करते हैं, राइट। और जो आपका जो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म है ये भी कहता है कि जितने भी आपके जो वैल्यूज हैं, जितने भी मॉरल आपके नॉर्म्स हैं, सबको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये भी रेडिकल चेंज करने से मना करते हैं, ये भी ग्रेजुअल चेंज को फेवर करते हैं। ये हमेशा वर्कर और फैमिली को प्रोटेक्ट करने का काम करता है एक स्टेट, राइट। और कम्युनिटी सॉलिडारिटी ये सब पे बिलीव करता है, सबके बीच में एकता होनी चाहिए। तो यही पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म है। अगर कोई पूछे कि पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म क्या है, तो ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि बिलीव करता है कि जो स्टेट है वो फादर लाइक फिगर है, हमारे पिता के जैसे है, जो कि हमारे लिए वेलफेयर एक्टिविटीज करता है, हमें मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, हमें एडुकेशन देता है, हमारे लिए फूड प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म ये भी मानता है कि स्टेट जो है ये सभी ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, साथ ही साथ सभी जो सोसाइटल नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज हैं, उसको फॉलो करता है, फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है, समाज में एकता क्रिएट करने का काम करता है। सर कंजर्वेटिज्म पैट्रियार्की को भी प्रमोट करता है क्या? हाँ, ये तो बात है। कंजर्वेटिज्म पैट्रियार्की को प्रमोट करता है, बिल्कुल सही बात आपने बोला भारती। इसीलिए आप देखिएगा जो एडमंड बर्क हैं और जो मेरी wollstonecraft हैं, ये दोनों एक दूसरे के टाइम पीरियड में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी हैं, समकालीन हैं, और दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। सबसे पहले जो मेरी wollstonecraft थी, उन्होंने एक बुक लिखा था, वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। पहले उन्होंने मैन के अधिकारों के बारे में बात की, मैरी wollstonecraft ने कहा कि हर एक पुरुषों को जो है स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हर एक पुरुषों को अधिकार मिलना चाहिए। एडमंड बर्क सभी के स्वतंत्रता और अधिकारों की बात नहीं कर रहे, कंजर्वेटिव उन्हीं के अधिकार और स्वतंत्रता की बात करते हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रोपर्टाइज्ड क्लास है, जो अमीर क्लास है, क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को। तो फ्रीडम उनको मिलना चाहिए, उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी है, अपनी संपत्ति है। ऐसा एडमंड बर्ग का मानना था। लेकिन मैरी wollstonecraft ने एक बुक लिखा, अ वेंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, सबसे पहला बुक है उनका। तो वेंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन में उन्होंने कहा कि आखिर प्रॉपर्टी वाले जो मेन है उन्हीं को क्यों अधिकार मिलेगा, जो प्रॉपर्टी लेस है उनको भी तो अधिकार मिल सकता है। अधिकार सबके होते हैं, राइट्स सबके होते हैं। और इसके खिलाफ में एडमंड बर्क ने क्रिटिसाइज किया कि वो एक लकड़बग्घी है पेटीकोट पहने हुए। ये सच में ये कोटेशन है एडमंड बर्क का कि मैरी wollstonecraft इज द हाइना इन द पेटीकोट। ये बड़ा फेमस कोटेशन है आपका एडमंड बर्क का, कि जो मैरी wollstonecraft है वो हमारे समाज को बर्बाद करके रख देना चाहती है, वो जितने भी ट्रेडिशन हमारे यहाँ बने हुए हैं उसको बर्बाद करके रख देना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी वाले क्लास को ही हम वोटिंग राइट दे सकते हैं, उनको ही लिबर्टी दे सकते हैं। जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं, जो टैक्सेस पे नहीं करते, हम उनको अधिकार नहीं दे सकते। ऐसा एडमंड बर्क ने कहा। और एडमंड बर्क ने कहा कि ये यहाँ के यूथ का माइंड करप्ट कर रही है, एंड सी इज द हाइना इन द पेटीकोट। हाइना का मतलब आप जानते हैं ना, लकड़बग्घा होता है। तो मतलब मैरी wollstonecraft को लकड़बग्घी कहा होगा, राइट, इन द पेटीकोट। तो आपने ठीक क्वेश्चन पूछा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट। तो बिल्कुल कंजर्वेटिव्स जो हैं वो पैट्रियार्की को बिल्कुल प्रमोट करते हैं। इसीलिए आप अगर फेमिनिस्ट को देखिएगा तो फेमिनिस्ट बिल्कुल भी कंजर्वेटिज्म
को सपोर्ट करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगी, बिल्कुल कंजर्वेटिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देंगी। क्योंकि जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं तो आपका ट्रेडिशन ये भी ना है कि जो मेल मेंबर होता है घर का वही होता है हेड, राइट, मेल मेंबर ही मुखिया होता है, ये भी हमारा ट्रेडिशन है। जो पति है देवता के समान होता है, द हस्बैंड इज लाइक गॉड, इजंट इट? सो दिस इज द ट्रेडिशन इज इन मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स, राइट। तो अगर आप रिलीजन मान रहे हैं, उनके कस्टम्स मान रहे हैं, तो आपको ये सब चीजें भी माननी पड़ेगी। तो इसीलिए जो फेमिनिस्ट हैं वो कंजर्वेटिज्म को बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सही बात है, राइट। मेरे ख्याल से आप रविंद्र जडेजा का फोटो भेजने वाले हैं। वालपोल के बारे में लिखा हुआ है जी ये। हम आपको एक बुक भेजेंगे जिसमें लिखा हुआ है कि ये एडमंड बर्क ने बोला है। मोस्ट 50, दोनों ने बोला होगा, हो सकता है दोनों ने बोला होगा, राइट। एडमंड बर्क ने बोला है, मुझे इतना पक्का पता है क्योंकि मैंने एक बुक में पढ़ रखा है, 50 इंपॉर्टेंट थिंकर्स का एक बुक है मेरे पास, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का, वो बुक मैं पढ़ रहा था एक बार, तो वहीं पे मैंने पढ़ा था एडमंड बर्क के बारे में। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेसी के बारे में। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी और सोशल मार्केट, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए, और अभी के टाइम में हम इन दो कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा सीख सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले क्रिश्चियन डेमोक्रेसी क्या होता है। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी की शुरुआत जो है आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप आप ऐसा समझ के रखिए कि जर्मनी में क्रिश्चियन डेमोक्रेसी ज्यादा डोमिनेट करता है। आज भी अगर आप देखिएगा तो जर्मनी में आपको क्रिश्चियन डेमोक्रेसी देखने को मिलेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्री मार्केट का। फ्री मार्केट में क्या होता है, सब लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, सब लोगों में आपस में प्रतिद्वंदिता चल रहा होता है, कंपटीशन हो रहा होता है, सभी एक दूसरे के अपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं। हाँ, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी भी है वहाँ, राइट, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे और भी डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहीं 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 से कॉन्सेप्ट आया था आपका टूरिज्म का। तो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ना नहीं है, टूरिज्म का कॉन्सेप्ट और क्रिश्चियन डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट एक ही जैसा है, रिलेटेड है, आप समझिए एक ही चीज़ है दोनों। तो मैं थोड़ा सा आपको सोशल मार्केट के बारे में बताना चाहूंगा। तो फ्री मार्केट में क्या होता है, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, एक दूसरे के गला काटने पर लोग तैयार हैं अपने प्रॉफिट के लिए, यही फ्री मार्केट है। फ्री मार्केट को किसने सपोर्ट किया था, एडम स्मिथ ने सपोर्ट किया था। और बाद में फ्री मार्केट को जो है नियो लिबरल्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने रोबोट नॉजिक का आपको नाम बताया, एफए हायक का नाम बताया, मिल्टन फ्राइडमैन का नाम बताया। फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट को बिल्कुल भी इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। मार्केट कैसे रन करेगा, ये दो फोर्सेस डिसाइड करेंगी, जो कि इनविजिबल फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई की। कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कितने रेट पर बेचना है, किनको बेचना है, एवरीथिंग वुड बी डिसाइडेड बाय टू इनविजिबल forces in the market, and those two invisible forces in the market is demand and supply। कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है, इसके बेसिस पर आपका मार्केट रन करेगा। उसमें गवर्नमेंट जाकर इंटरफेयर नहीं करेगी, वो नहीं बताएगी क्या जो है प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसको सेल करना है, at what price they have to sell, no, nothing would be decided by the government। The government will have no role in the market, this is the concept of free market economy। However, this free market economy is not conducive for the society। इससे जो आपका एक ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी का, ये खत्म हो जाता है। हम लोग जब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म में हम बात करते हैं कि सभी आपके जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं एक साथ काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर खुद सोचिए, अगर मेरे हाथ और मेरे आंख में कंपटीशन हो जाए तो क्या होगा। तब मेरा आंख जो है, जब मैं खाने लगूंगा तो आंख ऐसे बंद कर लेगा कि नहीं, ये हाथ को मैं खाना नहीं उठाने दूंगा। और अगर हाथ की बात करें तो हाथ आंख निकाल सकता है मेरा, तो दिक्कत की बात हो जाएगी। तब तो मेरा पूरा का पूरा शरीर नहीं चल पाएगा। अगर बॉडी पार्ट्स के बीच में ही कंपटीशन हो जाए तो ये ह्यूमन बॉडी सरवाइव कैसे कर पाएगा। ये ह्यूमन बॉडी के लिए कहीं से भी ठीक नहीं है। यही चीज है फ्री मार्केट में। फ्री मार्केट में इंडिविजुअल्स अगर आपस में ही कॉम्पीट करने लगेंगे, तो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है कि इंडिविजुअल बॉडी पार्ट है सोसाइटी का, सोसाइटी एक बॉडी है पूरा का पूरा।
तो आपस में बॉडी पार्ट ही अगर कट थ्रोट कंपटीशन पर उतर आए तो पूरे सोसाइटी का क्या होगा, पूरे ह्यूमन बॉडी का क्या होगा? आप बात समझ रहे हैं? तो जो ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट है, ये फ्री मार्केट और ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। फ्री मार्केट होने से ऑर्गेनिसिज्म नहीं आ पाएगा, लोग आपस में कॉपरेट नहीं करेंगे, द बॉडी पार्ट्स विल नॉट कॉपरेट अमॉन्ग ईच अदर, दे विल ट्राई टू लाइक कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर, एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, जो कि समस्या होगी। इसीलिए फ्री मार्केट के कॉन्सेप्ट के जगह पर क्रिश्चियन डेमोक्रेसी जो है कंजर्वेटिज्म के आइडिया को लेकर सोशल मार्केट को प्रमोट करता है। सोशल मार्केट में ये कहा गया है कि इसमें स्टेट जब जरूरत पड़े स्टेट को तो थोड़ा बहुत इंटरफेयर भी कर सकता है, तो इसमें स्टेट का इंटरफेरेंस अलाउड है टू सम एक्सटेंट। अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि इंटरवेंशन करना काफी इंपॉर्टेंट है तो इंटरवीन करेगा, हस्तक्षेप करेगा जो राज्य है। दूसरा, यहाँ जो लोग होंगे ना, आपस में कार्टेल बनाकर काम करेंगे, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं रहेंगे, एक दूसरे के सहयोगी होंगे। अच्छा अच्छा, हाँ एक बार फिर से बता दे रहे हैं। हाँ ठीक है ईशान, फिर से बता दे रहे हैं। नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, ओके, 2 बार 3 बार जितना बार पूछिएगा हम बताएंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है। देखिए, फ्री मार्केट तो सबको पता है ना, जो आपका मार्केट फ्री मार्केट है वो कहता है कि सोसाइटी, जो मार्केट है वो कैसे रन करेगा, दो चीजों पर, डिमांड एंड सप्लाई, राइट। अब डिमांड एंड सप्लाई पर अगर मार्केट रन करेगा तो इसमें जो आपके इंडिविजुअल्स हैं सोसाइटी में, उनके बीच में क्या कॉपरेशन हो पाएगा? कॉपरेशन तो बिल्कुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि सब प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कोई भी एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहता, कॉपरेट नहीं करना चाहता, तो एक दूसरे से हमेशा लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो जो ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट तो खत्म हो गया ना। समझ रहे हैं बात को? ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो आपका सोसाइटी है ये बॉडी है, और जो इसमें इंडिविजुअल्स हैं ये बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं। तो अगर मैं फ्री मार्केट की बात करूं तो फ्री मार्केट जो इकोनॉमी है वो क्या कहता है कि आपस में इंडिविजुअल्स कॉम्पीट करते हैं। अब एक बॉडी का बॉडी पास, अगर पार्ट्स अगर आपस में कॉम्पीट करने लगे तो एक बॉडी सरवाइव कैसे करेगा? अगर मेरे हाथों में और मेरे आंखों में कंपटीशन होने लगे कि कौन जीतेगा, तब तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाएगा। मेरा हाथ जो है मेरा आंख निकाल देगा, और जब मेरा हाथ कुछ काम करने लगेगा तो मेरा आंख अपने आप बंद कर लेगा कि नहीं, पानी नहीं पीने देंगे तुमको, बॉटल कैसे उठा सकते हो। तो आंख और हाथ के कंपटीशन के चक्कर में पूरा का पूरा शरीर बर्बाद। समझ रहे हैं? इसी तरह से अगर इंडिविजुअल्स जो कि बॉडी पार्ट हैं इनके बीच में कंपटीशन होगा तो पूरा का पूरा बॉडी बर्बाद। यही तो कॉन्सेप्ट है ना फ्री मार्केट का। आपस में लोग कॉम्पीट करेंगे फ्री मार्केट में, डिमांड एंड सप्लाई जो है इनविजिबल फोर्सेस है वो गाइड करेंगे लोगों को। तो ऑर्गेनिसिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे फिर आप वहां पे देख पाएंगे? कंजर्वेटिव जो हैं वो ऑर्गेनिसिज्म के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं बॉडी पार्ट्स की तरह हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना चाहिए। मेरा आंख और हाथ आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करेगा तब ये बॉटल से पानी पी पाएंगे, वरना बॉटल से पानी नहीं पी पाएंगे। तो अगर मुझे अपने बॉडी को हेल्दी रखना है तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके काम करना पड़ेगा। ऑर्गेनिसिज्म का यही कॉन्सेप्ट है, अगर सोसाइटी को हेल्दी रखना है, अगर सोसाइटी को स्मूथली रन करना है, तो हमारे बॉडी पार्ट्स को सही से आपस में मिलकर काम करना पड़ेगा। लेकिन फ्री मार्केट के चक्कर में तो बॉडी पार्ट आपस में मिलकर काम नहीं करेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया ईशान? इतना समझ में आया सबको? ये मैंने आपको एक तरह से ये बताया कि सोशल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा। अच्छा, अब आगे सोशल मार्केट आएगा तो क्या होगा? सोशल मार्केट आएगा, हाँ, इट इज लाइक द कम्यून सिस्टम, आप समझ सकते हैं कम्यून सिस्टम, कह सकते हैं उसको। कम्यून सिस्टम में कोई प्रोडक्शन नहीं करता, राइट, सब छीन कर उसमें काम करते हैं, ओके। बट यहाँ पे लोग प्रोडक्शन भी करेंगे, यहाँ पे कार्टेल बनाकर काम करेंगे लोग। मान लीजिए कि अगर हीरे के व्यापारी हैं, डायमंड अगर ट्रेडर्स हैं, तो डायमंड ट्रेडर्स जो हैं एक दूसरे से के साथ कंपटीशन करने के बजाय क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे। आप कहीं भी पूरे इंडिया में जाइएगा, किसी सब्जी मार्केट में भी आपस में भी जो 4 5 लोग सब्जी बेचते रहते हैं, ये बंदा ये बंदा ये बंदा ये बंदा, अगर आप सेम सब्जी का दाम पांचों से पूछिएगा, चारों से पूछिएगा, तो कोई भी 1 रुपए का भी अंतर नहीं बताएगा।
क्योंकि इनके बीच में कार्टेल बना हुआ है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर इन्होंने टमाटर के भाव अगर रखे हैं 50 रुपए kg, तो 50 रुपए kg में ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। आप जिससे मन आप उससे खरीदिए। ऐसा नहीं कि इसको आ, जो है कमजोर दिखाने में या फिर इसको घाटा कराने के चक्कर में ये आपको 40 का दे दे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा सब्जी मार्केट में, काफी यूनिटी होती है। यही है सोशल मार्केट। तो सोशल मार्केट कैसे काम करता है? सोशल मार्केट आपस में एक साथ ऑपरेट करता है। जितने भी मार्केट में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी लोहा व्यापारी के पास चले जाइए, कोई भी लोहा व्यापारी के पास जाइएगा, तो आपको एक जैसे रेट्स देखने को मिलेंगे। उन्होंने अपना एक कार्टल बना के रखा है, एक उन्होंने अपना जो है फोर्ट बना के रखा है। और आप उस फोर्ट को जो है ना, सोशल मार्केट में स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, होता है, हो सकता है, हो सकता है। सेम एज लेबर यूनियन, बिल्कुल सही बात है। एक्टिंग लाइक सेम एज लेबर यूनियन। नाजमीन पूछ रही हैं क्या सोशल मार्केट में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा? हो सकता है, आमतौर पर नहीं होगा। बट अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि इंटरफेयर करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा। यहाँ पे ये लाइन पढ़िए, रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द स्टेट इंटरफेरेंस। यहाँ यहाँ वर्ड यूज किया गया रिलेटिवली, मतलब काफी हद तक फ्री रहेगा गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से। लेकिन पूरी तरह से फ्री रहेगा गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से, ये बात ये नहीं कह रहे हैं। अगर जरूरत होगी तो बिल्कुल इंटरफेयर करेगा गवर्नमेंट। तो ये सोशल मार्केट है। यस सर, अगर सरकार बोल दे टमाटर 50 रुपए का है, हाँ, तो 50 रुपए का। आप समझ रहे हैं ना कैसे कार्टेल बन के काम होता है? तो यहाँ पर अब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, अगर टमाटर के ही व्यापारी मानते हैं, तो अब एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं जैसे फ्री मार्केट में करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि जितना भी टमाटर है सबको पता है टमाटर तो बिकना ही है। क्योंकि उनको पता है कि मार्केट में एग्जाम्पल के तौर पर 100 kg टमाटर तो बिकेगा ही, और सबके पास मिलाकर 100 kg ही टमाटर है। तो अगर पहला व्यक्ति इसके पास खरीदता है, दूसरा इसके पास, तीसरा, तो अंतिम में तो सबका बिकेगा। तो दाम क्यों कम करेंगे? आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वेलकम वेलकम ईशान, थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियर हो गया, राइट? तो एक तरह से कार्टेल बन जा रहा है सोशल मार्केट में। और ये आपको जर्मनी में आज भी देखने को मिलता है। आज भी जो जर्मनी की इंडस्ट्रीज है ना, कभी भी एक दूसरे को जो है सुपरसीड करने की कोशिश नहीं करती। ऐसा नहीं कि वो इंडस्ट्री से मैं बड़ा बन जाऊं या फिर मैं उसको नीचा दिखा दूं या मैं कम रेट पर सौदे कर लूं। नहीं, उनका एक कार्टेल बना हुआ है। आज भी जर्मनी में ये चीज चलता है, सोशल मार्केट, राइट? हाँ, जैसे कार का उनका कार्टेल है, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब ये सोशल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? तो ये सोशल मार्केट का कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन डेमोक्रेसी ने दिया था। तो क्रिश्चियन डेमोक्रेसी क्या होता है? क्रिश्चियन डेमोक्रेसी जो है एक ऐसी डेमोक्रेसी है, एक ऐसा आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है जो कि कंजर्वेटिज्म से बेस्ड है, कंजर्वेटिज्म पर। मतलब क्रिश्चियन डेमोक्रेसी जितने भी कंजर्वेटिव आइडियाज हैं, ट्रेडिशन है, कस्टम है, रिलीजन है, फैमिली है, सबको सपोर्ट करता है। साथ ही साथ क्रिश्चियन डेमोक्रेसी फ्री मार्केट को सपोर्ट नहीं करता। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि एडम स्मिथ के फ्री मार्केट को सपोर्ट ना करके सोशल मार्केट को सपोर्ट करती है, जहां पर लोग एक दूसरे के गले काटने पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, राइट? ताकि ऑर्गेनिज्म जो है समाज में बना रह सके। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मेरे हाथ और मेरे आंख एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, तो आंख और हाथ का कुछ नहीं होगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो सोशल मार्केट में पूरा का पूरा समाज आबाद होता है, क्योंकि आपस में हाथ और आंख के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है, आपस में कॉपरेट कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया, कोई डाउट का बात नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात, वो क्रिश्चियन बिलीफ, आई लव योर नेबर्स। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यही है आपका क्रिश्चियन डेमोक्रेसी। आई होप सबको समझ में आ गया क्रिश्चियन डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, हम फिर से बताएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियन डेमोक्रेसी सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है जर्मनी में है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिश्चियन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन देगा फ्री मार्केट, कॉमन ओनरशिप, सोशल मार्केट। तो सोशल मार्केट आप लगा लीजिएगा, या फिर स्टेटमेंट देगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नियो कंजर्वेटिज्म जो है मैंने आपको अभी डिटेल में जो है बताया है। इसका कोई थिंकर, क्रिश्चियन डेमोक्रेसी का, हाँ थिंकर है। जैसे एक आपका जो आपके पॉलिटिकल लीडर थे ना जर्मनी के उस टाइम में, जो आप बता रहे थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी भी है जर्मन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसी के थिंकर्स हैं। जैसे एक टोरी नाम का थिंकर है,
ये टोरी इसका एक इम्पॉर्टेंट आपका क्रिश्चियन डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाला आपका चिंतक है। कभी कभी क्रिश्चियन डेमोक्रेसी को टोरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये टोरी नाम के थिंकर ने ही क्रिश्चियन डेमोक्रेसी को सही तरीके से समझाया था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ओके। अब नियो कंजर्वेटिज्म की अगर हम बात करें तो नियो कंजर्वेटिज्म का आइडिया किसने दिया है? नियो कंजर्वेटिज्म का आइडिया दिया है माइकल ऑक्सफोर्ड ने। माइकल ऑक्सफोर्ड। अब मैंने नियो कंजर्वेटिज्म आपको बताया कि होता क्या है। नियो कंजर्वेटिज्म जो है इकोनॉमिक डायमेंशन में आपको फ्रीडम देता है, फ्री मार्केट को सपोर्ट करता है। लेकिन नियो कंजर्वेटिज्म जो है पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर करने का, फैमिली को स्ट्रेंथन करने का, रिलीजियस वैल्यू को स्ट्रेंथन करने का भी काम करता है। और ये नियो कंजर्वेटिज्म जो है ना, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट में आया है। 1990 का दशक था अमेरिका में। नियो लिबरलिज्म चरम पर था। लोग आजादी आजादी चिल्ला रहे थे। लोग इतना आजादी चिल्ला गए, इतना आजादी चिल्ला गए कि लोगों ने शादी से विश्वास तोड़ दिया, लोगों ने परिवार से विश्वास तोड़ दिया। आज भी आप देखिएगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अमेरिका टू हुम आई एम टीचिंग राइट नाउ, दे आर नॉन बिलीवर्स। उनको भगवान में विश्वास नहीं है, वो चर्च भी नहीं जाते हैं। और मोस्टली जो स्टूडेंट्स रहे हैं मेरे, मैं जिनको पहले पढ़ाता था, वो तो इंडिया के एनआरआईज थे जो कि अभी अमेरिका में रहते हैं। बट अभी जो मैं अमेरिकन्स को पढ़ा रहा हूँ ड्यूक में, लाइक दे आर नॉन बिलीवर्स। जब मैं भगवान की बातें उनके सामने कहता हूँ तो कहते हैं, मिस्टर अभी वी डू नॉट बिलीव दिस, कम ऑन, जस्ट गो अवे। ऐसा करके वो लोग करते हैं। वो लोग को भगवान पर भी विश्वास नहीं है, अभी का जो जनरेशन है। हाँ, मोस्टली अमेरिकन चर्च नहीं जाते, राइट। तो यही आपका न्यू कंजर्वेटिज्म का मूवमेंट था, जिसने अमेरिका में बोला कि फ्रीडम तो मिलेगा भाई तुमको, बट इकोनॉमिक डायमेंशन में। इफ यू वांट फ्रीडम, यू विल हैव द फ्रीडम इन द इकोनॉमिक डायमेंशन। यू विल बी द सोल इंटरप्रेटर that what you have to produce, to whom you have to sell, at what price you have to sell. The demand and supply will take care of everything, but there will be no absolute freedom in cultural values. If you try to wipe out all the culture, अगर आप फैमिली को बर्बाद करना चाहें, रिलीजन को बर्बाद करना चाहें, दैट वुड बी नॉट एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। और नियो कंजर्वेटिज्म, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, कि ये आपका जॉर्ज बुश से काफी ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। जब 9/11 का हमला हुआ तो दोबारा से जॉर्ज बुश ने कहा कि जैसे, अब यहीं से देखिए, जो नियो कंजर्वेटिज्म है, अगर पूछेगा कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बना है, तो ये बना है आपका पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म के कॉन्सेप्ट पर। जॉर्ज बुश ने कहा कि आई एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज लाइक योर फादर फिगर, और मैं वापस से अमेरिका की हेजेमनी पूरी दुनिया में स्टैब्लिश करूंगा। मैं वापस से ग्लोबल हेजेमन बनाऊंगा अमेरिका को, राइट। तो जॉर्ज बुश ने पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म, हाँ, टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, राइट, सही बात है। तो अगर कोई पूछे कि नियो कंजर्वेटिज्म कौन से टाइप ऑफ कंजर्वेटिज्म पर बेस्ड है, तो पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म पर। नियो कंजर्वेटिज्म जो है, क्या इकोनॉमिक डायमेंशन में फ्रीडम को सपोर्ट करता है? बिल्कुल सपोर्ट करता है। लेकिन इकोनॉमिक कंजर्वेटिज्म, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करता है लेकिन स्ट्रांग स्टेट को सपोर्ट करता है। स्टेट कम से कम इंटरफेयर करेगा, लेकिन वो स्टेट काफी स्ट्रांग होगा। वो स्टेट इतना स्ट्रांग होगा कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। वो स्टेट इतना स्ट्रांग होगा कि कोई उस स्टेट पर दोबारा से हमला ना कर सके। और वो स्टेट जो है, वो इंडिविजुअल जो लिबर्टी है इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, उस पर तो बिलीव करेगा, फ्री मार्केट पर बिलीव करेगा, लेकिन वो पब्लिक ऑर्डर, फैमिली और रिलीजियस वैल्यू को भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही सब स्टेटमेंट था आपका बुश का, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया नियो कंजर्वेटिज्म क्या होता है। नियो कंजर्वेटिज्म इज द आइडिया which is a recent idea which was developed in 1990s. The important thinkers are like Christol and Michael Oxford. The neoconservatism supported the freedom of the individual in the economic dimension. However, the neoconservatism also talked about strengthening the family, religion, and society. Right. The neoconservatism also believed in the strong state which could protect its people, which could बुश का स्टेटमेंट कैसे लिंक करें नियो कंजर्वेटिज्म? कौन सा जो स्टेटमेंट है, ये वाला नाज़मीन ये पूछ रही है, बेनिवोलेंट ग्लोबल हेजेमनी, ये वाला ये पूछ रही है क्या नाज़मीन? एक बार कंफर्म कीजिएगा। हाँ, तो
बेनीवोलेंट क्या होता है? पहले आप एक वर्ड सुनती होंगी, बेनीवोलेंट डिक्टेटर। बेनीवोलेंट डिक्टेटर का मतलब कि अपने जनता से प्रेम करने वाला डिक्टेटर या मोनार्क। तो ये बेनीवोलेंट ग्लोबल हेजेमनी को सपोर्ट करेगा। मतलब ये जो है, अच्छा एक और क्वेश्चन है। हाँ, नेक दिल हेजेमन, बिल्कुल सही बात है, यही आप कह सकते हैं। मतलब जो हेजेमनी आपका अमेरिका का होगा, वो सबको प्रोटेक्ट करेगा, वो जस्टिस लिबर्टी को प्रमोट करने के लिए आगे होगा, राइट? ये कहना चाहता है जॉर्ज बुश। यहाँ कानू का क्वेश्चन है कि नियो कंजर्वेटिज्म क्यों आया जब वहां पे कंजर्वेटिज्म था? कंजर्वेटिज्म क्या फ्रीडम की बात करता था, इकोनॉमिक फ्रीडम की? तो जवाब है नहीं। कंजर्वेटिज्म इकोनॉमिक फ्रीडम की बात नहीं करता था। कंजर्वेटिज्म जो है वो सभी लोगों को फ्रीडम देने की बात नहीं करता था। कंजर्वेटिज्म सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फ्रीडम देने की बात करता था जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करता था। नियो कंजर्वेटिज्म जो है ये आपका ब्लेंड है दोनों का। नियो कंजर्वेटिज्म इज द ब्लेंड ऑफ लिबर्टेरियनिज्म। लिबर्टेरियनिज्म मतलब नियो लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म प्लस कंजर्वेटिज्म। इसीलिए दोनों में अंतर है, दोनों एक चीज नहीं है, राइट? आई होप क्लियर हो गया। नियो कंजर्वेटिव और एलजीबीटी राइट्स कॉन्ट्राडिक्टरी? हाँ बिल्कुल, कंजर्वेटिव्स दे आर नॉट सपोर्टिंग एलजीबीटी क्यू राइट्स एट ऑल, राइट? क्योंकि अगर वो होगा तो वापस से फैमिली का इंस्टीट्यूशन, मैरिज का इंस्टीट्यूशन जो है वो पायस नहीं होगा, राइट? इसीलिए बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो कंजर्वेटिव्स जो हैं ये कभी कभी आप देखिएगा तो जो आपके विमेन राइट होते हैं उसके भी आपको खिलाफ दिखाई देंगे। तो कंजर्वेटिव्स को इसीलिए क्रिटिसाइज किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इनके थिंकर्स की हम बात कर लेते हैं। इनके थिंकर्स हैं आपके, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फेडरिक हयाक, राइट? फेडरिक हयाक के बारे में, इन सब के बारे में पहले पढ़ा रखा है। माइकल ऑक्सफोर्ड, क्रिस्टोल के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो ये सब कुछ थिंकर्स हैं, इनके बुक्स आपको ध्यान में रख लेने हैं। और यहीं से क्वेश्चन आएगा, मैं आप लोगों से कुछ पूछ भी लेता हूँ। एडमंड बर्ग के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है, इनका बहुत मेजर बुक है, रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ये बुक में इन्होंने अपोज किया है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जैसा कि मैंने आपको कहा था। ओके, ये कहते हैं कि अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करना है तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन के जैसे भी आप चेंज कर सकते हैं। जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था उसमें आपका कोई सडन चेंज नहीं हुआ था, रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं हुआ था, इवोल्यूशनरी चेंज हुआ था। इफ वांट टू मेक द चेंज यू कैन मेक द चेंज लाइक दैट ग्रेजुअली, व्हाई टू मेक द चेंज इन वन गो, राइट? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए नाज़मीन। सर जो कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं तो उनको क्या चेंज से ही मतलब है? अगर मान लो वो चेंज पॉजिटिव हुआ तो उन्हें ये इससे मतलब नहीं है, उन्हें मतलब ग्रेजुअली चेंज ही चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप कैसे पहले पता लगा सकती हैं कि जो हम चेंज करने वाले हैं वो पॉजिटिव चेंज है, उसका आज के 10 साल बाद क्या परिणाम आने वाला है, क्या कॉन्सिक्वेंस है? आप पहले से कैसे पता लगा सकते हैं उस चीज को? लेट से कि जैसे कोई भी रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, हम्म। उससे अगर आपको फ्रीडम मिल गई तो ये हम्म, पॉजिटिव चेंज हुआ ना। ये मतलब तो दिख रहा है। आप फ्रीडम मिल ही जाएगी ये कैसे पता? हो सकता है फ्रीडम के नाम पर वो रेवोल्यूशन हुआ हो, और बाद में जब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बॉल्शविक रेवोल्यूशन हुआ, फ्रीडम के नाम पर ही हुआ था, लिबर्टी, फैटर्निटी, ये सब के नाम पे, राइट? तो यस। क्या मिला था लिबर्टी सबको बॉल्शविक रेवोल्यूशन के बाद? नहीं नहीं नहीं, अच्छा ओके, समझ गई। इसी इसी तरह माओ ने भी किया था, तो जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था तो क्या मिल गया था फ्रीडम चाइनीज को? हम्म। नहीं मिला था, राइट? तो आप पहले से कैसे पता लगा सकती हैं? फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि जो हम चेंज करेंगे वो पॉजिटिव ही होगा सोसाइटी के लिए, मे भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाए। तो इसीलिए ये लोग कहते हैं कि एक बार में चेंज लाएंगे तो मे बी हम लोग गलती कर बैठेंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इम्परफेक्ट होते हैं, गलतियां हो सकती हैं। लेनिन ने गलतियां की, स्टालिन ने गलतियां की, माओ ने गलतियां की। तो इसीलिए लोगों का क्या भरोसा, लोग तो इम्परफेक्ट होते हैं, राइट? इसलिए चेंज धीरे धीरे लाओ। अगर थोड़ा चेंज किया उसका पहले देखो कि उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तब आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। वरना एक ही दिन में जो है डिमोनेटाइजेशन कर देने से दिक्कत हो जाता है, राइट? पहले देखना पड़ता है कि 2000 का नोट काम करेगा कि नहीं काम करेगा। एक ही बार रेवोल्यूशनरी चेंज लाने से दिक्कत होती है, इजंट इट? फिर सर 2000 का एक, नोट भी बंद करना पड़ता है। हाँ सर एक चीज और थी, वो हम्म। न्यू न्यू जो कंजर्वेटिज्म पढ़ा रहे थे उस स्लाइड में हम्म। जाना। अच्छा हाँ हाँ बोलिए। एक ये एक बुश सेकेंड। वाला
स्टेटमेंट वो मेरे को कनेक्ट नहीं कर पा रही, आई डोंट नो व्हाई। ये हाँ। 9/11 का जो इवेंट है, ठीक है, हम्म। वो कैसे मतलब लिंक करूँ नियो कंजर्वेटिज्म से? अच्छा, इसको न्यू कंजर्वेटिज्म से कैसे लिंक करना है ना, देखिए, सबसे पहले जो लिबर्टेरियन थे, ये मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते थे, राइट, कि स्टेट का कम से कम रूल होगा। ओके, मिनिमल स्टेट, स्टेट जो है लोगों के प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगी, राइट। अब यहाँ मिनिमल स्टेट का ये मतलब नहीं है कि मिनिमल मतलब मिनिमम, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि मिनिमल स्टेट इज अ वीक स्टेट, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मिनिमल स्टेट वीक स्टेट हो जाए, तब क्या स्टेट प्रोटेक्टेड होगा? आप ये नो। बताइए, नहीं होगा ना। तो यही चीज है जो नियो कंजर्वेटिज्म है, ये यहाँ पे साफ करता है इस डेफिनेशन को। कहता है कि भाई देखो, लिबर्टेरियनिज्म के जैसा तो हम मिनिमल स्टेट को सपोर्ट करते हैं। मिनिमल स्टेट सपोर्ट करने का मतलब कि हम कम से कम इंटरफेयर करेंगे एक इंडिविजुअल के लाइफ में। लेकिन याद रहे, हमारा स्टेट बहुत स्ट्रांग स्टेट होने वाला है। इतना स्ट्रांग स्टेट होगा कि कोई आंख उठाकर ना देख पाए, अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो आंख जो है निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से कनेक्ट होगा। Neoconservatism is defined by the support for a minimal state but strong state। ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मिनिमल स्टेट, हाँ बोलिए नाजमीन, राइट। हाँ सर, ये तो समझ आ गया। और ये जो हम्म। 9/11 वाला जो इवेंट है, तो इसमें क्या? 9/11 वाला इवेंट में ही तो ऐसा लगा था कि अच्छा, मैं अमेरिका समझ, कमजोर हो ओके गया ओके, है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है राइट। ठीक है, अब आ गया समझ। हाँ, ओके। तो 9/11 वाला इवेंट में ही लगा था कि अमेरिका कमजोर हो गया, तो इसीलिए न्यू कंजर्वेटिज्म की थ्योरी आई कि अमेरिका कमजोर नहीं हुआ है, मिनिमल स्टेट है। सर, कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग चेंज भी उनके पर्सपेक्टिव से होना चाहिए, राइट। इफ दे डोंट वांट वुमेन राइट टू बी अपहेल्ड, देन दे वोंट अलाउ, या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। कंजर्वेटिज्म, लाइक कंजर्वेटिज्म, देखिए हम लोग ना अंतिम में एट द एंड, अगर आप कोई भी बुक उठाकर देखिएगा, एंड्रो हेवुड का लास्ट कंक्लूजन पेज पढ़िए, या फिर आप ओपी गौबा का लास्ट कंक्लूजन पेज पढ़िए, हम लोग फॉलो करते हैं प्लूरलिज्म को। प्लूरलिज्म का क्या मतलब होता है कि हम किसी एक थ्योरी को नहीं फॉलो करते हैं। जैसे आपने हंस की कहानी सुनी होगी, ऐसा माना जाता है, मैंने देखा नहीं प्रैक्टिकली कभी, कि हंस क्या करता है, अगर उसके सामने अगर पानी और दूध अगर एक साथ हो, तो हंस सिर्फ दूध पी जाता है और पानी को वहीं रहने देता है, राइट। यही चीज है प्लूरलिज्म। आप जितने भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फेमिनिज्म में भी कुछ अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, फेमिनिज्म में बुरी चीजें भी हैं। ऐसा नहीं है कि फेमिनिज्म को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो दुनिया है बहुत अच्छा बन जाएगा, बिल्कुल नहीं, उसमें भी गलतियां हैं। लेकिन फेमिनिज्म में भी कुछ खूबियां हैं, तो उन खूबियों को हंस के जैसा निकाल लिया, वो दूध वाला जो पार्ट है पानी को रहने दिया, जो कि वो उसमें ठीक पार्ट नहीं था। लिबरलिज्म में भी कुछ खूबियां हैं, उसको निकाल लिया। सोशलिज्म की कुछ खूबियों को निकाल लिया। कंजर्वेटिज्म में भी कुछ खूबियां हैं। अगर आप धर्म को नहीं मानेंगे, अगर अगर इंसान धर्म को नहीं माने, फैमिली को नहीं माने ना, तो इंसान और ज्यादा करप्ट हो जाएगा, इंसान और ज्यादा डिसऑर्डर में बिहेव करेगा। कम से कम इंसान अभी क्राइम नहीं करता है, डिसऑर्डर में नहीं रहता है, धर्म के डर से कि बाद में नर्क वर्क जाएंगे। अगर उसको धर्म का अगर हट गया डर ना, तो और खतरनाक बन जाएगा, राइट। हाँ, इंसान एनिमल हो जाएगा। तो हम लोग कहते हैं ना, सिविलाइजेशन, व्हाट इज सिविलाइजेशन? विदाउट कल्चर देर इज नो सिविलाइजेशन, इजंट इट? सो द कल्चर हैज मेड द ह्यूमन बीइंग एज सिविलाइज्ड। वी आर सेइंग कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सिविलाइज्ड है। हम भी तो एक स्पीसीज है ना, लाइक डॉग, लाइक कैट्स, वी आर ऑल्सो एन स्पीसीज, लाइक अ स्पीसीज। बट हम लोग में क्या खासियत है? हम लोगों का एक सिविलाइजेशन है। हम लोग का कुछ नॉर्म्स बना हुआ है, कुछ रेगुलेशन बना हुआ है, उसी को हम लोग फॉलो करते हैं। किससे शादी करना है, किससे शादी नहीं करना है, राइट। तो ये सब चीजें हैं, हम लोग के ऊपर वाले का डर है, हम बिल्कुल सही बात है। या फिर बहुत सारे नॉर्म्स रेगुलेशन हैं, हम जैसे हिंदूज अपने जो है अपने क्लोज रिलेशन में शादी नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्म्स है ना, राइट। कल्चर का नॉर्म्स है, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो अभी कंजर्वेटिज्म भी कुछ कुछ अच्छी बातें बता रहा है। मैरिज का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा तो सोसाइटी चलेगा कैसे? बच्चों का मतलब बच्चों को पालेगा कौन, आप ये बताइए। अगर मैरिज का इंस्टीट्यूशन खत्म हुआ फैमिली का, तो बच्चों का देखभाल कौन करेगा? सिंगल पेरेंट के लिए तो इतना आसान नहीं होगा, तो फ्यूचर जनरेशन का फिर क्या? तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना, फैमिली को सपोर्ट करना, प्रॉपर्टी को सपोर्ट करना, रिलीजन को सपोर्ट करना, डॉगमेटिक होना अलग बात है, कि मतलब मेरा रिलीजन सबसे सुप्रीम है, सुपीरियर है, ये तो वो तो पागलपन वाली बात होती है। कट्टरता अलग चीज है, कट्टरता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये कट्टरता को नहीं सपोर्ट करते, दे आर नॉट बीइंग फेनेटिक और डॉगमेटिक।
राइट, दे आर बीइंग जस्ट लॉजिकल, कि आपका जो रिलीजन है उसको आप सपोर्ट कीजिए, आप उसको मानिए, राइट। तो इसीलिए कंजर्वेटिज्म का कुछ चीज हमें अच्छा लगा वो रख लेंगे, नेशनलिज्म का कुछ अच्छा लगा। तो हमारा जो सोसाइटी होता है ना, वो किसी एक आइडियोलॉजी पर बेस्ड नहीं होता। आप एक ऐसा कंट्री बता दीजिए जिसमें एक द आइडियोलॉजी काम करता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कोई भी कंट्री देखिएगा तो उसमें सोशलिज्म के भी एलिमेंट होंगे, कंजर्वेटिज्म के भी एलिमेंट होंगे, मतलब पूरा का पूरा वहां पे काम करता है प्लूरलिज्म, राइट। तो ये आपका मेन थ्योरी है जो कि प्रैक्टिकली आपको देखने को मिलता है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि नॉर्मेटिव अप्रोच और इम्पीरिकल अप्रोच दोनों एक साथ जाएंगे तब जाकर काम हो पाएगा। मैंने आपको बताया था ना डॉक्टर वाला एग्जांपल, कि अगर इम्पीरिकल अप्रोच अगर लगाएं तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी, नॉर्मेटिव अप्रोच सिर्फ लगाएं फिर भी दिक्कत हो जाएगी। तो दोनों अप्रोचेस के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आई होप क्लियर हो गया, राइट। तो इस तरह से हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब आगे हम लोग एडमंड बर्ग के बारे में देख लिए। अब आगे में हम लोग देखते हैं एफए हयाक के बारे में। तो एफए हयाक जो है, इन्होंने, मैंने अभी इनके बारे में आपको बोला, एफए हयाक ने बोला ना कि जो है लेजास फेयर तो होना चाहिए, राइट। लेकिन इन्होंने ये भी बोला कि जो हमारा ट्रेडिशनलिज्म है उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए। जो हमारे ट्रेडिशन है, रिलीजन है, फैमिली है, उसको हमें, ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर देना चाहिए। तो एफए हयाक भी कंजर्वेटिव हैं कहीं ना कहीं, राइट। लेकिन एफए हयाक जो है ये कैसे है, ये न्यू लिबरल भी है। तो एक थिंकर जो है काफी सारे डेफिनेशन में फिट हो सकता है, काफी सारे आइडियोलॉजी में फिट हो सकता है। जैसे एक इंसान जो है उसके काफी सारे रोल हैं, एक स्टूडेंट भी है, एक बेटा भी है, एक पति भी है, एक भाई भी है। तो जैसे एक स्टूडेंट का काफी सारा रोल होता है एक व्यक्ति का, वैसे आप थिंकर्स देखिएगा तो थिंकर्स में भी आपको काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो एफए हयाक जो है नियो लिबरल है, लेकिन फ्री मार्केट इकोनॉमी के साथ साथ ये ट्रेडिशन को भी सपोर्ट करते हैं। क्योंकि एफए हयाक ने देखा कि कैसे जो है अमेरिका का समाज पूरी तरह से गर्त में जा रहा है, रिग्रेशन हो रहा है सोसाइटी का, फैमिली टूटते जा रहे हैं, रिलीजन में बिलीव करना छोड़ दिया लोगों ने। तो इसीलिए ट्रेडिशनलिज्म को होल्ड करने की बात कर रहे हैं। आई होप क्लियर हो गया, राइट। अब यहाँ पे इनके बुक्स मैंने आपको पहले बता रखे हैं, द रोड टू सफडम, ये आपको न्यू लिबरलिज्म में भी हम पढ़ा रखे हैं। और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन टू लिबर्टी, ओके। और ये वाला बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये वाला बुक में लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी, इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे हम लोग ट्रेडिशनलिज्म को अपहोल्ड कर सकते हैं कानूनों के माध्यम से। ट्रेडिशंस रहना काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट। क्योंकि हम बिना ट्रेडिशन के सिविलाइज नहीं हो पाएंगे। अब माइकल ऑक्सफोर्ड भी वही बात बोल रहे हैं। माइकल ऑक्सफोर्ड को बोला जाता है इज द फादर ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म, राइट। तो माइकल ऑक्सफोर्ड का दो इंपॉर्टेंट बुक है, ऑन ह्यूमन कंडक्ट और दूसरा रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स। ये माने मस्ट बुक है जो कि आपको ध्यान में रखना ही रखना है। यही कहते हैं कि आपका जो अप्रोच है चेंज का कैसा होना चाहिए, पीस मील। पीस मील का क्या मतलब होता है, बहुत लोग होते हैं ना एक बार में इतना चावल खा जाते हैं, तो एक बार में उतना चावल नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। तो पीस मील का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा खाना दिन भर में, राइट। एक ही बार में 2 दिन का खाना खा लेंगे दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जो बदलाव करना है, हमें बदलाव भी पीस मील में करना है, ना कि एक बार में सडन चेंज कर देना है, ओके। आई होप क्लियर हो गया। इन्होंने भी फेवर किया है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू है इनको हमें स्टैब्लिश करके रखना चाहिए। जो फैमिलियर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अननोन, देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। फैमिलियर टू अननोन, तो फैमिलियर को प्रीफर करते हैं। आप ये बताइए आप कौन से रास्ते को प्रीफर करेंगे। आप अगर बिजनेस भी करेंगे तो आप उस बिजनेस को करेंगे जो कि आपके पापा करते हैं या आपके दादा करते हुए आ रहे होंगे, या फिर आप एकदम नया रास्ता चुनेंगे। तो मोस्टली लोग जो हैं, जो पहले रास्ते दिखाए होते हैं उसी पर चलते हैं, क्योंकि वो फैमिलियर होता है। तो लोग फैमिलियर के साथ ज्यादा कनेक्ट करते हैं। अगर 2 रास्ते हैं तो आप उस रास्ते पे ट्रैवल करना ज्यादा पसंद करेंगे जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, आपको पहले से नॉलेज हो। आप बिल्कुल एक ऐसा रास्ता को चुनना नहीं पसंद करेंगे जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं हो। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यू होता है वो फैमिलियर होता है, हमें पता है ये कैसे काम करता है। क्योंकि ये बरसों से काम करता हुआ आ रहा है हमारे समाज में, राइट। तो इसीलिए फैमिलियर को हमें प्रीफर करना चाहिए। और जो अननोन है, जो हमें नहीं पता, हमें उसको थोड़ा सा डाउट करना चाहिए और समझ के तब आगे बढ़ना चाहिए, राइट। तो यही चीज आगे है इनका, ये कोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पहले ट्राई कर लिया है मैंने वो चीज को करूंगा, अनट्राइड को मैं ट्राई नहीं करूंगा, राइट। जो पहले ट्राई कर लिया है वो चीज को करूंगा, वो ज्यादा
होगा। फैक्ट पर बिलीव करूंगा, मिस्ट्री पर बिलीव नहीं करूंगा, एक्चुअल पर बिलीव करूंगा, राइट, टू द पॉसिबल। एक्चुअल जो हो ही जाएगा उस चीज को करेंगे, जो पॉसिबल है उस चीज को नहीं करेंगे। जैसे आप लोग यूपीएससी छोड़कर आप लोग जो है यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग माइकल ऑक्सफोर्ड के हर एक लाइन में फिट बैठते हैं। आप लोग वो काम कर रहे हैं जो कि आप लोगों को फैमिलियर लग रहा है, जो कि अननोन नहीं है, राइट, क्योंकि एक बार आपने सीयूटी पीजी क्रैक कर रखा है। मोस्टली आप लोग जितने भी मेरे सीयूटी पीजी बैच के हैं, आप लोगों ने सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पेपर क्रैक किया और आप बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है अच्छा यूजीसी नेट भी ऐसे क्रैक हो जाएगा। तो आपने फैमिलियर को चुना, राइट। उसके बाद आपने जो ट्राई कर लिया आप उसको ट्राई कर रहे हैं, अनट्राइड के पीछे आप नहीं भाग रहे हैं, ओके। प्लस में जो फैक्ट है, फैक्ट पर बिलीव कर रहे हैं, मिस्ट्री पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। जो एक्चुअल है, जो हो ही जाएगा, उस पर आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। जो पॉसिबल है उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। यूपीएससी क्रैक करना भी पॉसिबल, यू नो दैट you might crack that examination, but that is possible, that is not actual. Cracking UGC net is quite simple as compared to UPSC examination. So you are preferring the actual rather than the possible, right? So you all people who have cracked CUT PG in the past and who have came in this batch, right, आप लोग एक एक लाइन में फिट बैठ रहे हैं जो कि माइकल ऑक्सफोर्ड कहने चाह रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। और आपके बाद में आ गए आइवरिंग क्रिस्टल। जो आइवरिंग आपके क्रिस्टल है, ये भी आइवरिंग क्रिस्टल जो है, ये भी अभी रिसेंट के थिंकर्स हैं, ओके। इन्होंने भी वही बात बोला है। यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ ये लाइन पढ़िएगा। काउंटर कल्चर को ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब आप लिबरलिज्म के नाम पर आप काउंटर कल्चर करने लगे, मतलब आप कल्चर को कंडेम्ड करने लगे, कल्चर की बुराई करने लगे, आलोचना करने लगे, आप रिलीजन को मानना बंद कर दें, तो ये काउंटर कल्चर उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। आप अगर रिलीजन, अगर आप लिबरलिज्म के नाम पर ऐसा करते हैं, दैट इज नॉट गुड एट ऑल, राइट। आई होप आपको जो है क्लियर हो गया। तो काउंटर कल्चर के बिल्कुल ये खिलाफ है, काउंटर कल्चर नहीं करना चाहिए। इनका दो बुक है, टू चेयर्स फॉर कैपिटलिज्म, रिफ्लेक्शंस ऑफ नियो कंजर्वेटिज्म। तो ये अभी के नियो कंजर्वेटिव थिंकर हैं, ये इंपॉर्टेंट है हालिया दिनों के, राइट। और माइकल ऑक्सफोर्ड तो खैर है ही, एफ ए हयाक है, रोबर्ट नॉजिक भी है। नॉजिक का कौन कौन सा बुक है जी, दो तीन कोई बताइए तो। नियो कंजर्वेटिज्म टू वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता है ना, नियो कंजर्वेटिज्म वेलफेयर स्टेट को, हाँ वेलफेयर स्टेट को नियो कंजर्वेटिज्म सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, करते हैं वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट, राइट। तो यहाँ पे अगर आप पढ़िएगा, ही अबंडेंड द लिबरलिज्म इन 1970s एंड बिकम इंक्रीजिंगली क्रिटिकल टू द स्प्रेड ऑफ वेलफेयरिज्म एंड काउंटर कल्चर, राइट, while accepting the need of predominantly market-based economy, he rejecting the socialism, criticized libertarianism as well as इन द मोरालिटी। मतलब कुल मिला के काउंटर कल्चर के खिलाफ थे, मतलब कल्चर के खिलाफ हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। और एक कौन सा बुक हम बताए थे, इनवेरियंसेस था, री एग्जामिन करके था, लाइफ री एग्जामिन, राइट। तो ये सब भी बुक है रोबोट नॉजिक का, उसको भी ध्यान में रखना है, वो सब भी पूछा जाता है, राइट। वहां पे हम ढेर सारा बुक बताए थे, चार पांच बुक बताए थे, सब इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक बात हुआ वेलफेयर स्टेट का, ये वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं, ओके। लेकिन एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, भारती जो क्वेश्चन पूछी, ये वेलफेयर स्टेट वाला आंसर इतना आसान नहीं है। जो आपका न्यू राइट मूवमेंट है ना, क्या न्यू राइट मूवमेंट सपोर्ट करता था वेलफेयर स्टेट को? न्यू राइट मूवमेंट करता था कि नहीं सपोर्ट करता था वेलफेयर स्टेट को, जो हम न्यू लिबरलिज्म में पढ़ाए थे? नहीं करता था ना। तो ये जो न्यू राइट मूवमेंट है ना, ये नियो कंजर्वेटिज्म का ही एक पार्ट माना जाता है, न्यू राइट मूवमेंट, ओके। तो नियो कंजर्वेटिव्स ने ही इसको चलाया था। न्यू राइट मूवमेंट कौन चलाया था? मार्गरेट थ्रेचर ने, रोनाल्ड रेगन ने, राइट। किससे इंस्पायर होकर? एफ ए हयाक। एफ ए हयाक आपको यहीं मिल जाएगा, कंजर्वेटिव है, राइट। तो न्यू राइट मूवमेंट या न्यू राइट फिलॉसफी है, ये भी आपका कंजर्वेटिव फिलॉसफी के अंतर्गत ही आता है। इन्होंने भी आपको रिलीजन और फैमिली को सपोर्ट किया था, और इन्होंने वेलफेयर को रिजेक्ट कर दिया था। मैं आम तौर पर कह रहा हूं, अगर पूछेगा क्वेश्चन में बिल्कुल स्पेसिफिक होकर कि राइट, जो न्यू राइट मूवमेंट है क्या वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करता, आंसर होगा नहीं।
नहीं सपोर्ट करता है। अगर आम तौर पर पूछेगा कि कंजर्व जो आपके कंजर्वेटिव्स हैं वो वेलफेयर स्टेट को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तो आमतौर पर सपोर्ट कर देते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। तो इसके साथ हम लोगों का कंजर्वेटिज्म खत्म होता है, और बाकी पीछे वाला आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। और सोनम और एक दो आज एडमिशन लिए थे ना, आप लोग पिछले वाले लेक्चर को देखते रहिएगा, ओके, ताकि कनेक्ट करने में आप लोगों को आसानी हो। कोशिश कीजिएगा कि पॉलिटिकल थ्योरी का लेक्चर पहले पढ़ के ख़त्म कर दें, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी ख़त्म करने के बाद वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, अभी मोस्ट ऑफ द सिलेबस बाकी है, लाइक मोस्ट ऑफ द सिलेबस हमको कवर करना बचा हुआ है। जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडियन पॉलिटी नहीं हो रखा है। फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इंडिया वाला, वो पॉलिटिकल थ्योरी कब तक खत्म हो जाएगा? अक्टूबर नवंबर, नवंबर तक हम सोचे हैं सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, नवंबर एंड एंड तक। तो हमारे पास बचता है अक्टूबर नवंबर सितंबर, तो चल ही रहा है 2 महीना का टाइम। 2 महीना मतलब पॉलिटिकल थ्योरी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 20 सितंबर, 15 सितंबर तक हो जाएगा, 15-20 सितंबर तक जहाँ तक हमको लगता है। फिर हम लोगों को क्लास का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, हम लोगों को दिन में 2 क्लास करना पड़ेगा। अगर आप लोग सुबह में क्लास कर पाएंगे तो और बेहतर है सुबह में, क्योंकि अगर दिसंबर बैच में एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है तो ज़्यादा क्लास करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये बैच आप लोगों को यही कह के शुरू किए थे कि आप लोग दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिएगा, और मोस्टली आप लोग सीनियर्स हैं, राइट। और बाकी तो अभी एडमिशन लिए हैं मास्टर्स में, उनके पास बहुत समय है, बट जो आप लोग हैं, आप लोगों के साथ तो फिर जाती हो जाएगा, आप लोग के लिए दिसंबर में करना पड़ेगा कंप्लीट। नवंबर तक, एंड में नवंबर तक हो जाएगा जहां तक हमको लगता है। एक्चुअली बहुत बड़ा सिलेबस है यूजीसी नेट का, दिक्कत ये है। और हम चाहते नहीं है कि हम कुछ छोड़ें, हम पूरा पढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए टाइम लग रहा है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धीरे धीरे देखते हैं, धीरे धीरे ना 2-2 क्लास करने का कोशिश करते हैं। अगर आप लोग एक सुबह में क्लास ले सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एक 3 बजे क्लास रख लेंगे, 3 से 4, और एक क्लास रख लेंगे हम लोग शाम में 6 बजे से। ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बजे से रख लेंगे, 2 बजे से हम फ्री हो जाते हैं दोपहर में। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, और दो चीज़ों को एक साथ चला सकते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी चला सकते हैं दोपहर में, हाईजैक कर लीजिएगा एनटीए का ऑफिस। ये कैसे होगा? हम लोग 2 बैच चला सकते हैं, एक 2 बजे चला सकते हैं जिसमें पॉलिटी कर लेंगे, क्योंकि पॉलिटी बड़ा लंबा जाने वाला है। पॉलिटी का ही तो हमको डर है, बाकी तो हम कंप्लीट करा देंगे। पॉलिटी में हम डीप में ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, डीप में, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे तो हमको खुद अंदर से आत्मसंतुष्टि नहीं होगा, हमको लगेगा हम ठीक से पढ़ाए नहीं है। तो पॉलिटी ऐसा करते हैं कि कर लेते हैं, 3 बजे से एक कर लेते हैं, 3 से 4:30 कर लेंगे, फिर ब्रेक मिल जाएगा हमको 1.5 घंटे का। तो एक पॉलिटी शुरू करते हैं दोपहर के क्लास में, जहां तक हमको लगता है। पॉलिटिकल थ्योरी खत्म करने के बाद कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स तो 4-5 क्लास का खेल है, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में ज्यादा है नहीं, तो वो तो करा देंगे हम तुरंत। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो ही गया है, बाकी 2 यूनिट हो गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और 2 यूनिट फॉरेन पॉलिसी वाला और आईआर वाला एक साथ करा दिए थे। तो करते हैं, फिर करते हैं 3 बजे से क्लास रखते हैं, 3 से 4:30 एक करते हैं, और एक 6 बजे से करते हैं, फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक में पॉलिटी पढ़ाएंगे और एक में आप लोगों को जो चल रहा है वो चलते रहेगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी जाके सिलेबस हो पाएगा। क्योंकि अभी मेरे ख्याल से हमको लगता है कि 80 क्लास और लगेगा कंप्लीट करने में, अभी 73-74 क्लास हुआ है, 80 क्लास और लगेगा। अब 80 क्लास लगेगा तो 8-7-15, 150 क्लास के आसपास जाएगा। तो 150 क्लास के आसपास में जाएगा, तो इस स्पीड से तो नहीं करा पाएंगे फिर। तो एक दोपहर में क्लास करते हैं, ओके, इसके बारे में ठीक से देख लेते हैं, रूटीन ये सब चेक कर लेते हैं, और जैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी कर लेते हैं दोपहर वाला क्लास भी शुरू कर देंगे। और अन अकेडमी पर छोड़ ही दिया, अन अकेडमी पर नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और उन लोगों का बड़ा लफड़ा है, लाइक एक वीक में 10 क्लास कराना कंपलसरी है, एक महीना में 40 क्लास कराना ही कराना है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। उतना कहाँ से करा पाएंगे, उतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो इसी के साथ आज क्लास एंड करते हैं, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। इसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा। पॉलिटी हम लोग शुरू कर देते हैं, ओके, बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, मे बी 3-4 दिन में हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे, दोपहर का क्लास में पॉलिटी कर लेंगे हम लोग, ओके, जितना भी चैप्टर है।
इसलिए आप अनअकैडमी से नहीं पढ़े। हाँ, अनअकैडमी पे भी हम ही पढ़ाते हैं आपको, इसीलिए टेंशन का कोई बात है नहीं। आप हमसे पढ़िए या आप अनअकैडमी से पढ़िए, बात बराबर है। तो क्विज क्विज स्टार्ट हो गया है। क्विज ना, हम आपको आईडी भेज देंगे भारती, आप मेरे को अभी टेक्स्ट कीजिएगा, हम आपको आईडी भेज देते हैं। ओके, एक हम आईडी कॉमन बना दिए हैं, आप लोग अपना नाम वाम अलग कर लीजिएगा, डिस्टिंग्विश मतलब उसको डिस्टिंग करने के लिए। बाकी आईडी एक ही है, हम वो सेंड कर देंगे आपको, हो जाएगा अभी। ओके, सब कोई का क्विज हो जाएगा, हम एक भेज देते हैं ग्रुप में ही, सब कोई अटेम्प्ट कर सकता है उसी से। अब वो किसी स्टूडेंट का ही आईडी है, उसमें किसी का फोन नंबर किसी का कुछ मिला जुला के एक तैयार कर दिए हैं, क्योंकि ना उसमें फिर मेरे को इंटर करना पड़ेगा सबका नाम, वो बड़ा लेंदी प्रोसेस है, 3-4 घंटा लगेगा लगातार करने में। कोई दिक्कत नहीं, आई होप यू विल नॉट माइंड। बाकी नाम आप लोग अपना अपना डालिएगा तो समझ में आ जाएगा कौन क्विज दिया है। तो मिलते हैं फिर कल के क्लास में ना। ओके, सो बाय एवरीवन, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सो हैव अ गुड नाइट अहेड।